क्लास थी उसमें हमने थर्ड पी अपना प्लेस खत्म कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी एक बहुत अच्छी क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। आज हम अपना फोर्थ पी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमोशन। तो आज हम अपना फोर्थ पी शुरू करने जा रहे हैं, प्रमोशन। ये जो टॉपिक है, पहले ये टॉपिक बहुत बड़ा होता था, लेकिन लास्ट ईयर इस टॉपिक में से, प्रमोशन टॉपिक में से बहुत अच्छी लेवल की डिलीशंस हुई है। तो अब ये टॉपिक हमारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, एक आज की क्लास में और एक नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रमोशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट रह जाएगा। आज हम ऐसा करेंगे, आज हम 1 आवर की हम क्लास रखेंगे जिसमें हम प्रमोशन करेंगे। उसके बाद लास्ट के जो हाफ एन आवर रहेंगे उसमें हम अपना पेपर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पेपर हुआ था नेचर का, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने मार्क्स भी कुछ बच्चों के भेजे थे, आप सबके पास मार्क्स आ चुके होंगे। हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रमोशन क्या होता है। तो बच्चों, अगर हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, सबको आवाज क्लियर आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी अगर कहीं पे भी किसी को ना आवाज आए तो प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिएगा। तो अगर प्रमोशन क्या होता है, हमने अपना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, उसकी प्लेसमेंट भी बिल्कुल ठीक कर दी है, जहां पे वो होना चाहिए वहां पे हमने उसको बिल्कुल अच्छी जगह पे, एक अच्छी मार्केट में हमने उसकी दुकान भी खोल दी, और हमने उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छे से रखी है, प्राइस भी बिल्कुल ठीक रखा है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिके, क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि एक मैंने इस तरीके का एक प्रोडक्ट निकाला है या मैं इस प्रोडक्ट में डील करता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अब उन लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना होगा कि भैया मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, आप आके मेरे प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करिए, मेरे प्रोडक्ट को खरीदिए, देखिए और उसको यूज करिए। तो बेसिकली प्रमोशन जो होता है, हमारा फोर्थ एलिमेंट जो हमारा प्रमोशन है, ये जो हमारा एलिमेंट है, इसके हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स है। प्रमोशन करने के हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और हमारे 2 ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा होता है कि कस्टमर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि भैया हम इधर बैठे हुए हैं और हमारा ये चीजों में हम डील करते हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का, और वो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन का? दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है उनको परसुएड करना, कस्टमर्स को परसुएड करना कि वो हमारी चीज को खरीदे। तो प्रमोशन के 2 मतलब हो गए, एक तो इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कहां पर हम कहां पर उसको सप्लाई करते हैं एक्सेट्रा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उनको परसुएड करना कि वो हमारी चीजों को खरीदे। तो आइए प्रमोशन की डेफिनेशन देखते हैं। मैंने प्रमोशन की डेफिनेशन लिखी है। अगर बोर्ड आपको थोड़ा सा अनक्लियर लग रहा है तो आप अपने नोट्स पे भी देख सकते हैं इसको। कम टू पेज नंबर, अगर आपको बोर्ड नहीं क्लियरली दिख रहा तो आप अपने नोट्स में 19 पेज पे आ जाइए। प्रमोशन की डेफिनेशन वहां पे आपको एक बॉक्स में दिखेगी, वैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। तो व्हाट इज प्रमोशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द सेम। तो 2 पर्पस क्या होगा? एक तो हमें कस्टमर्स को बताना है कि हम किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, और दूसरा पर्पस क्या हो गया उसका कि उनको परसुएड करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। तो एक बार फिर से बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ informing the customers about the firm's product and persuading them to purchase the same। मैं बोलूंगा 2-3 बार, फिर आप उसके बाद आप बोलेंगे, तो इसलिए तैयार हो जाइए, जल्दी से याद करना शुरू करिए। What do you understand by promotion? It is the process of informing the customers about the firm's product and persuading them to purchase the same। फिर से बोलूंगा, आपसे सुनिएगा, फिर मैं आपसे बोलूंगा। प्रमोशन का क्या मतलब होता है? It is the process of informing the customers about the firm's product and persuading them to purchase the same। एक बार लास्ट टाइम मैं बोलूंगा, फिर आपसे बुलवाऊंगा। Promotion is what? Promotion is the process of informing the customers about the firm's product and persuading them। persuading मतलब उनको encouraging करना, उनको motivate करना, and encouraging them, persuading them to purchase the same। अब आप मेरे साथ रिपीट करेगा, सबको बोलना है what is promotion, बोलेंगे जल्दी से। promotion is the, बोलेंगे प्लीज जल्दी से सब बोलेंगे। It is the promotion is the process of informing the customers about the firm's firm's product and persuading them to purchase the same। persuading them to purchase the same। यार एक लेट मत आया करो, थोड़ा सा टाइम पे आया करिए। ओके, लास्ट टाइम बोलेंगे, व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ informing the customers about the product product and persuading them to purchase the same। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको अपना मार्केटिंग मैनेजर रखता हूँ अपने इंस्टीट्यूट का या कुछ अपनी दुकान का या किसी भी चीज का,
तो आप बताइए आप कैसे लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे कि ये यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट चलता है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे क्लास 12 को पढ़ाया जाता है, 11 को पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन को पढ़ाया जाता है। तो आप क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं प्रमोशन के लिए? मेरे को एक बार नाम बताइए, क्या क्या टूल्स से आप अपनी आवाज को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं? कोई बताएगा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सबसे बढ़िया था। आपने बोला कि सर हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, हम आसपास का जो हमारा एरियाज है उस पर हम बैनर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सही आपने बोला, पहला तो हो गया एडवर्टाइजिंग। क्या हम इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए? बताइए। पब्लिसिटी। पब्लिक क्या कर सकते हैं? बताइए बच्चे, क्या क्या बोलना चाहते हैं? पब्लिक क्या? देखिए, एक तो आपने बताया एडवर्टाइजिंग, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक मार्केटिंग पर्सन भी रख सकते हैं जो इस एरिया के डाटा निकाल के उन लोगों तक जाएगा जो कि क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चे। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी स्टेशनरी शॉप में, किसी स्टेशनरी शॉप के बाहर हम एक छोटा सा कियोस्क लगा सकते हैं अपना, और हम वहां पे देख सकते हैं जो भी लोग आ रहे हैं, एक बार हम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप क्लास 12 में आपके घर में कोई बच्चा है तो एक बार हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मेरिट नेशन वगैरह बड़ी कंपनीज है, ये मॉल्स वगैरह में दुकान मतलब छोटा सा कियोस्क वगैरह लगा देते हैं और वहां पे आते जाते पेरेंट्स से बात करते हैं, बायजूस वगैरह सब ये करते हैं। तो ये सेकंड जो हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग, जहां पे हम अपने सेल्समैन को कस्टमर तक भेज रहे हैं और वो कस्टमर से बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में हमने क्या बोला, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, बैनर्स लगा देंगे, तो वहां पे आप देख रहे हो लेकिन कोई आपको समझा नहीं रहा हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो कोई नहीं समझा रहा। बट पर्सनल सेलिंग में हम अपने पर्सन को, अपने सेल्समैन को या सेल्स मैनेजर को एक टास्क दे सकते हैं कि आपको पर्सनली लोगों को समझाना है। तो पर्सनल सेलिंग। और क्या कर सकते हैं? हम ऑफर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पीतमपुरा में सर्व करते हैं, तो पीतमपुरा में हमने क्या किया, हमने ऑफर्स निकाल दिए और वहां के कुछ फास्ट फूड जायंट्स जो है, जैसे मान लो मैकडॉनल्ड्स वगैरह की दुकान जो आउटलेट्स है उसको हमने रख दिया है वहां पे, मतलब वहां पे ऑफर्स निकाल दिए कि अगर आप हमारे से कोचिंग लेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट दिलवाएंगे। व्हाट इज ऑल दिस? दीज आर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हो गए। और क्या कर सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि रिकमेंडेशन है, अगर आप कोई बच्चा हमसे पढ़ता है और वो किसी और को लेके आएगा तो हम उसको रिकमेंडेशन के लिए कुछ फीस में वेवर दे देंगे या कोई भी हम एक फ्री भी दे देंगे, कोई यूएसबी केबल दे देंगे, कुछ भी इस तरीके की चीज है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हो जाएगी। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए पीतमपुरा में हमने कोई पार्क है, उस पार्क को हमने मेंटेन करा दिया और उस पार्क के बाहर हमने बड़ा बड़ा लिखवा दिया दैट दिस पार्क इज मेंटेन्ड बाय राहुल गुप्ता क्लासेस। या मान लीजिए कोई रोड का पैच है, जो रोड का पैच बड़ा टूटा हुआ था, तो हमने उसको ठीक करवा दिया अपने एक्सपेंसेस पे, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना होके हमने उसको ठीक करा दिया। और उसके बाद वहां पे हमने बैनर लगवा दिया दैट दिस हैज बीन रीडेवलप्ड बाय राहुल गुप्ता क्लासेस। या फिर और क्या कर सकते हैं? जैसे अभी कोविड-19 का बहुत फैला हुआ है, तो हमने पर्टिकुलर एरिया जहां से हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, हमने उस पर्टिकुलर एरिया में क्या किया, हमने वहां पे सैनिटाइजेशन वर्क करवा दिया। हमने थोड़ा सा ये जो आजकल बड़ा चला हुआ है सैनिटेशन जो भी है कोविड-19 के से रिलेटेड, वो काम करा दिया और उसमें हर जगह पे हमने अपने बैनर लगा दिया कि दैट दिस वर्क हैज बीन टेकन बाय राहुल गुप्ता क्लासेस। व्हाट इज दिस? हमने पब्लिक के साथ, हमने पब्लिक के फायदे के लिए कुछ काम किया जिससे पब्लिक के अंदर, जिससे जनरल पब्लिक के बीच में हमारी फर्म का एक पॉजिटिव नाम आएगा, दैट इज पब्लिक रिलेशन। और इन चारों को जब हम मिला देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। तो कोई भी फर्म सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं करती, सिर्फ पर्सनल सेलिंग नहीं करती, सिर्फ सेल्स प्रमोशन नहीं करती, सिर्फ पब्लिक रिलेशन नहीं करती, सबको मिला के कोई कंबाइंड प्रमोशनल पैकेज बनाती है। और जब ये चारों हो जाते हैं, आपका टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, आपके सेल्समैन भी लोगों के घर घर जा रहे हैं, आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स भी दे रहे हो, 1+1 फ्री भी दे रहे हो, प्लस उसके अलावा आप पब्लिक रिलेशन भी कर रहे हो, तो जब हम ये सब काम करते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलायंस जियो का। हम सबको पता है रिलायंस जियो का एड टीवी वगैरह पे आने लग गया था, एडवर्टाइजमेंट उसका शुरू हो गया था। उसके बाद रिलायंस जियो ने पर्सनल सेलिंग की। मैं एक रोहिणी सेक्टर 14 में रहता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास उसका सेल्समैन कम से कम 6 बार आया था। पहले आया, मैंने उसको मना कर दिया, भैया मुझे इंटरनेट नहीं लगवाना, तो चला गया। फिर अगले दिन आया कि सर आप क्यों नहीं लगवाना चाहते, कोई तो रीजन होगा, ये वो। फिर उसने किया। फिर उसका मैनेजर आ गया जो थोड़ा सा ऊंची प्लेस पे था कि सर आप बस हमें एक रीजन बता दीजिए कि क्या आपको महंगा लग रहा है या कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो हम उसको एक सेकंड बच्चे, तो हम उसको आपको और अच्छी स्कीम्स दे देंगे, ये दे देंगे। ये पर्सनल सेलिंग हो गया। सेल्स प्रमोशन में बताता हूँ, शायद आप में से बहुत बच्चों के घर में रिलायंस जियो लगा हुआ होगा,
तो उसका आपको पता ही होगा कि अगर आप रिलायंस जियो लेते हो तो आपको ओटीटी एप्स मिलती है, हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन मिलती है, बूट वगैरह की जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होती है, प्रीमियम नहीं बट वो मिलती है आपको। तो आपको काफी अच्छी एक मतलब आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। तो ये आपकी सेल्स प्रमोशन होगी कि ये कुछ ही कस्टमर्स को मिलेगी, बाद में हम बंद कर देंगे, तो पहले के कुछ कस्टमर्स को मिल रहा है, तो ये सेल्स प्रमोशन हो गया। और पब्लिक रिलेशन तो हमें पता ही है ये क्या इतना ये पब्लिक के लिए इतने काम करते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लास्ट ईयर 14 फरवरी को, इस साल नहीं 2019 में 14 फरवरी को आपको पता ही है पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे जो पुलवामा में जो हमारे आर्मी मैन थे उनके ऊपर एक अटैक हुआ था। तो आपको पता होगा रिलायंस फाउंडेशन ने, मैं जियो की बात नहीं कर रहा बट रिलायंस फाउंडेशन ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी उनको डोनेट किया था। तो उनसे वो न्यूज में भी आया था और लोगों के मन में उनके बारे में पॉजिटिव नाम आया था कि यार एक अच्छी कंपनी है ये। एक सेकंड, तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी सिर्फ एक प्रमोशनल टूल यूज नहीं करती, वो सारे प्रमोशनल टूल्स को यूज करके एक अपना अच्छा पैकेज बनाती है। और हमें चारों ही प्रमोशनल टूल्स पढ़ने, इन चारों में से आज हम पहले 3 खत्म कर देंगे। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन हमारा आज खत्म भी हो जाएगा। हमारा सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन बचेगा जो हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। तो एक बार फिर से, उससे पहले सबसे पहले एडवर्टाइजिंग में चलने से पहले एक बार फिर से लास्ट टाइम प्रमोशन की डेफिनेशन बोलने की कोशिश करेंगे बिना देखे हुए। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज द process Process of informing the customers about the firm product firm's product and and persuading persuading them them to to purchase purchase the the same. same। अच्छे से समझ में आ गया? और इन चारों के मेरे को टूल्स के नाम बताइए। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला टूल Advertising, एडवर्टाइजिंग। दूसरा टूल personal selling, बिल्कुल सही। तीसरा टूल sales promotion, sales promotion, advertising, public relation. पब्लिक रिलेशन। बच्चों शायद आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सर एक और होता है पब्लिसिटी, भी कहीं कहीं आपने पढ़ा देखा होगा, बुक में भी देखा होगा। तो बेटा यस, पब्लिसिटी भी एक टूल होता था और होता है भी इनफैक्ट, लेकिन वो सीबीएसई ने आपके कोर्स में से डिलीट कर दिया है। तो हमारे को 12th क्लास के लिए एग्जाम के लिए पब्लिसिटी नहीं पढ़ना। यस, पब्लिसिटी भी एक और बहुत अच्छा इसका टूल होता है, मार्केटिंग का टूल होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टूल आज के लिए, एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग शुरू करते हैं। इसमें से भी बहुत ज्यादा डिलीशंस हुई है, अब बहुत कम बचा है एडवर्टाइजिंग। तो सबको पता है, हम सब मतलब मैं ये कहूं कि ऑलमोस्ट एवरी आवर वी आर फोर्स्ड टू सी सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे घर से बाहर निकलते हो कहीं आपको लगा हुआ आपकी आंखों के आगे कोई बैनर दिख जाता है, तेल मालिश करवाइए या ये करवाइए वो करवाइए, वो भी एडवर्टाइजिंग है। न्यूज़पेपर आप खोलते हो, सुबह देखते हो, उसमें न्यूज से ज्यादा तो उसके अंदर पैम्फलेट्स होते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट है। आप कहीं मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे जाते हो, मैकडॉनल्ड्स हो गया कोई भी और हो गया, वहां पे टीवी लगा हुआ होता है, उस टीवी पे कोई अलग अलग कंपनीज के प्रमोशन होते रहते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट है। आप टीवी देख रहे हो, उस टीवी में जो आप देख रहे हो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। न्यूज देख रहे हो, न्यूज में नीचे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। आप कोई ओटीटी एप्स पे देख रहे हो, उस पे भी आजकल तो एडवर्टाइजमेंट आने लग गई है। यूट्यूब पे देख रहे हो, उस पे भी एडवर्टाइजमेंट है। कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी हो, इनफैक्ट सिर्फ देख नहीं रहे हो, अगर आप रेडियो भी सुन रहे हो, रेडियो सुनते हुए भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वी आर ऑलवेज एक्सपोज्ड टू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो अब हमें देखना है कि एडवर्टाइजमेंट है क्या। एडवर्टाइजमेंट की हम 2 डेफिनेशंस करेंगे और हम दोनों ही याद करनी है हमें। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। पहले समझते हैं कि एडवर्टाइजमेंट चीज क्या है। बच्चों, जब आपका कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है तो सबसे पहले तो मुझको बताइए कि भैया सामने दीपिका पादुकोण आ रही है ऐड करती हुई, या सनी लियोनी आ रही है कोई ऐड करती हुई। तो एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि भैया आप जाके टीवी को टच करते हो तो आपको लगता है कि मैंने दीपिका को छू दिया, या मैंने सनी लियोनी को छू दिया, या जो भी आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है उसको छू दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इससे कि एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्पर्सनल? कि वहां पे कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है बिटवीन द कस्टमर एंड द मार्केटियर। तो मार्केटियर और कस्टमर के बीच में कोई भी वहां पे डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दैट देयर इज नो फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन द मार्केटियर एंड द कस्टमर, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आप डेफिनेशन को मत याद करिएगा, अभी आप सिर्फ हेडिंग्स को, मेरे फीचर्स को देखिएगा जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, उसी से डेफिनेशन बन जाएगी। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो एक बात बताइए, क्या एडवर्टाइजमेंट फ्री में बनते हैं? मतलब इतने बड़े बड़े सलमान खान ये हो गए, इतने बड़े बड़े लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं पेप्सी वगैरह के, क्या ये फ्री में कर जाते हैं? क्या ये लोग पैसे नहीं लेते? बिल्कुल गलत है, ये बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है दैट इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये पेड है, ये फ्री में नहीं बनते, ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और अब आइए तीसरे में, एक बात बताइए,
हम क्या ये बोल सकते हैं कि अगर एयरटेल का ऐड आ रहा है तो हमें पता है कि उस ऐड के पीछे किसका पैसा लगा हुआ है। अगर टाटा के किसी प्रोडक्ट का ऐड आ रहा है तो हमें पता है कि उस ऐड के पीछे किसका पैसा लगा हुआ है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वी नो हु इज द स्पॉन्सर ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट, वी नो हु इज द स्पॉन्सर ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट। हमें ये भी पता है कि उसके पीछे कौन सी कंपनी या कौन सा बंदा है जिसने उसको बियर किया है, जिसने उसकी कॉस्ट को बियर किया है। अगर आप आ जाते हो, रोड पे निकलते हो और आपको बैनर्स दिख जाते हैं राहुल गुप्ता क्लासेस के, तो आपको पता है कि इसके पीछे किसका पैसा लगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट, अभी कोशिश भी मत करना याद करने की, ऐसे याद करा दूंगा। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड, जो कि पैसे दी जाती है इसके लिए, which is paid by the marketeer to promote some goods and services। बच्चों पहले आप डेफिनेशन को याद मत करिए, पहले आप ये तीन टर्म्स को याद करिए बस। तो पहली टर्म क्या है, पहला फीचर क्या हो गया, that it is an impersonal form of communication। impersonal form of communication का मतलब क्या हो गया, impersonal form of communication का मतलब हुआ कि इसके लिए इसमें कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। there is no direct face to face contact between the buyer and the seller, कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, इम्पर्सनल पहला। दूसरा, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसके लिए पैसे लगते हैं एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। एंड तीसरा, जो पर्सन पैसे लगाएगा वो सबको पता है कि कौन इसका मार्केटियर है, कौन इसका स्पॉन्सर है। अब आइए मेरे साथ डेफिनेशन बोलेंगे, तीनों फीचर्स को जोड़ दीजिए और डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए, एडवर्टाइजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज पेड बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। खत्म। आगे एक लाइन लिख देनी है, टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। खत्म हो गई डेफिनेशन। एक बार मैं बोलूंगा फिर से आपसे बुलवाऊंगा, अभी ये वाली डेफिनेशन में मत जाइए, सिर्फ इस पे बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज एन impersonal form of communication which is paid for by an identified sponsor या by the marketeer or sponsor to promote some goods and services। एक बार फिर से बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, advertising is an impersonal form of communication which is paid for by the marketeer or the sponsor to promote some goods and services। बच्चों याद हो गई डेफिनेशन? Yes, sir. लेकिन ये डेफिनेशन नहीं, मेरे को आपसे प्रमोशन की पूछनी है। एक बार फिर से प्रमोशन की बोलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? Promotion is the process of informing the customers about the firm's product and persuading them to purchase the same। ठीक है। और इसके चार टूल्स क्या क्या होते थे? इसके चार टूल्स होते थे, पहला advertising, दूसरा personal selling, sales promotion, public relations। भाई एडवर्टाइजमेंट में अब बोलने की कोशिश करेंगे, बिना देखे बोलेंगे, एडवर्टाइजिंग इज एन impersonal form of communication which is paid for by the marketer sponsor to promote some goods and services। बिल्कुल सही बोला। एक बार फिर से बोलते, लास्ट टाइम तेज बोलेंगे सब। अब सब बच्चे बहुत अच्छी लाउड आवाज में बोलेंगे, मेरी आवाज देखिए कितनी लाउड है। और मैं ओके बच्चों जल्दी से आइए। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज पेड फॉर बाय द मार्केटियर टू प्रमोट सम गुड्स एंड सर्विसेज। जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लेट मत आइए करिए। एक सेकंड, आद्या आप बहुत लेट आए हो, अगली बार से प्लीज लेट मत आइए, मैं अगली बार से एंट्री नहीं दे पाऊंगा इस तरीके से। ओके बच्चों, तो ये हमारी एक डेफिनेशन थी। अब हम ये एक और अच्छी डेफिनेशन में चलते हैं जो कि दी है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी मुझे कुछ पता है कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ अपने पेपर में, ये मैं आज आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा तब भी बताऊंगा, जब आपको पता है कि आप एक बहुत अच्छी चीज लिख रहे हो तो भैया ऐसा कुछ करो ना कि सामने वाले को देखना पड़े। तो अगर मैं डेफिनेशन आपकी जगह पे होता और मैं इस डेफिनेशन को लिख रहा होता एडवर्टाइजिंग की, तो मैं इसको पता है कैसे लिखता? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मैं बहुत बड़ा डब्बा सा बनाता, मैं बहुत बड़ा डब्बा बनाता यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हाथ बना के आता है इस तरीके से, और मैं यहाँ पे ऐसे बनाता, इट इज लाइक दिस। मतलब अब वो उसकी नजर जाएगी नहीं, इसके ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसी डेफिनेशन याद की है जो शायद और बच्चों ने याद नहीं की हो। तो जब आपको पता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो औरों ने नहीं किया, तो प्लीज मेहनत करो, उसको दिखा, देख मेरे पेपर में ये है, तो हमें वो काम करना है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डेफिनेशन यही है, बस थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर दिया, एक आध वर्ड ऊपर नीचे कर दिया और डेफिनेशन अपने नाम से लगा दी। इससे पहले एक बार फिर से वाली डेफिनेशन बोलते, एडवर्टाइजिंग इज एन impersonal form of communication which is बोलेंगे paid for by the marketer sponsor to promote some goods and services। to promote some
goods and services. अब आइए इस डेफिनेशन को पहले समझते हैं। बेटा जब भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मैं आपको कोई बड़ी डेफिनेशन याद कराऊंगा उसको हम तोड़ के याद करेंगे। तो आइए इसको तोड़ के याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और बच्चों पता है आपको, अगर आपको पता है आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हो तो आपको एक और तरीका बताता हूँ। मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। स्क्रॉल तो बनाना आता ही होगा, एक इस तरीके का स्क्रॉल बना सकते हैं आप। अब आप बोलोगे सर पेपर में इतना टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आपकी स्पीड मैं बनवा दूंगा। एक इस तरीके से स्क्रॉल बना के आप लिखिए अकॉर्डिंग डेफिनेशन वाली, यहाँ लिख के आइए, बिल्कुल टाइम मिलेगा। टाइम की चिंता आप मत करिए, बहुत टाइम मिलेगा आपको। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब उसकी नजर ना जाए जो एग्जामिनर इसको पढ़ रहा है। प्लीज ऐसी चीजें जो मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ ये आप अपने पास नोट डाउन करते रहा करिए कहीं ना। तो आइए अब हम अपनी डेफिनेशन याद करते हैं, सेकंड वाली। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, इन्होंने क्या बोला, यही 3 टर्म्स है, बस उसको ऊपर नीचे कर दिया। एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म कर दिया, जो हमने यहाँ पे सेकंड लिखा था इन्होंने फर्स्ट में लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म, चलो जी कोई नहीं। इम्पर्सनल को इसने नॉन पर्सनल बोल दिया, तो इम्पर्सनल को इन्होंने नॉन पर्सनल बोल दिया, बस यही चेंज किया है। इम्पर्सनल की जगह बोल दिया नॉन पर्सनल। फिर थोड़ा सा अपने वर्ड्स जोड़ दिए, प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन। प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, आप प्रेजेंट करते हो, प्रमोट करते हो। हमने गुड्स एंड सर्विसेज बोले थे, इन्होंने आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज बोल दिया, तो उसके पास आइडियाज वर्ड बढ़ा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज तो यहीं से यहाँ पे आइडिया। गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड स्पॉन्सर की जगह आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर लगा दिया। देखो डेफिनेशन वही है, बस उसको थोड़ा सा इफ एंड बट लगा के अपना नाम लगा दिया। यही होता है, आपको भी यही करना है, बस अपना टच देने के लिए कुछ इफ एंड बट एक्स्ट्रा जोड़ना होता है बस आपको। सब एक बात बताइए, एक बारी में 12 लाख बच्चा 12th का बोर्ड का पेपर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें से कुछ बच्चों के तो 100 आते हैं, कुछ के 99, कुछ के 98, कुछ के 97, कुछ के 96। मैं 95 के अबव की बात कर, इसका मतलब 95 अबव अगर कोई बच्चा ला रहा है तो वो अनपढ़ तो है नहीं, वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो 100 वाले से कम है, 96, 97, 98 हम ये नहीं कह सकते कि वो 100 वाले से बहुत कम है। तो फर्क है प्रेजेंटेशन का, किस तरीके से आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं पेपर में, एग्जाम्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको कुछ इफ एंड बट लगा के अपने पेपर को थोड़ा सा बूस्ट दिलवाना है दूसरे के पेपर से। ऐसा कुछ आपके पेपर में मिलना चाहिए जो दूसरे के पेपर में नहीं है, जो आपसे पहले जिसका पेपर चेक किया था उसके में नहीं था, और जो आपसे बाद अब जिसका पेपर चेक करेगा उसके में नहीं होगा, तो आपको वो एक्स्ट्रा 1, 2, 3 मार्क्स मिलेगा। अब आप बोलोगे सर बस 1-2 नंबर के लिए हो रहा है, बेटा बिल्कुल 1-2 नंबर के लिए ही सारा गेम। 95 तो आप सबके आ जाएंगे, वो तो चिंता छोड़ दीजिए, हमें वो 5 नंबर जो है हमें उसके लिए मेहनत करनी है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, 2-3 बार मैं बोलूंगा फिर आपसे सुनेंगे। एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। एक बार फिर से बोलते हैं, according to American Marketing Association, advertisement is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। एक बार फिर से बोलते हैं, according to American Marketing Association, advertisement is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। अब आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपसे बोलूंगा सिर्फ, according to American Marketing Association, advertisement is any, बोलेंगे, paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बोलेंगे। ड्रोन आप बोल सकते हो, आपको याद होगा, एक बार बोलेंगे जरा। हाँ जी ड्रोन बोलोगे? Yes sir। बोलिए जरा एक बार। According to American Marketing Association, advertising is any paid form of communication. Paid form of advertisement is any paid form of non-personal communication, presentation and promotion of ideas and goods and services by an identified sponsor। एक बार फिर से बोलेंगे सब मेरे साथ, अकॉर्डिंग, सब बोलेंगे बेटा, देखो सबको बोलना है, जो नहीं बोलेगा फिर आपको पता उसका क्या होगा।
According to American Marketing Association, advertisement is any, बताइए, paid form paid of form of non-personal non-personal presentation of ideas, presentation goods, and and promotion promotion of of ideas, ideas and services by an identified sponsor. एक बार लास्ट टाइम बोलेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. According to American Marketing Association, advertisement is any Paid form of non-personal presentation presentation and promotion of ideas, ideas, goods and services by an identified sponsor. बिल्कुल सही बोला. आइए इतना एक बार अपने नोट्स में से रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. तो चलिए नोट्स पे आइए, पेज नंबर 19 पे आइएगा. जो बच्चे लेट आए हैं उनको समझ में आ जाएगा, प्लीज 19 पेज पे आइए. सबसे पहले हम प्रमोशन की डेफिनेशन मार्क करेंगे. प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द सेम. उस पर सीधा आ जाइए, 2 पैराग्राफ छोड़ के सीधा आ जाइए. प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्विन ऑब्जेक्टिव्स. यहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन? तो प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्विन ऑब्जेक्टिव्स. 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के. पहला, informing the customers about the firm's product, and दूसरा, persuading them to buy the same. इनके लेफ्ट में लिखिए टू इन ऑब्जेक्टिव्स का जो लाइन है उसके लेफ्ट में लिखिए 1 मार्क करके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट. ओके, प्रमोशन मिक्स को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए एडवर्टाइजिंग पे. तो एडवर्टाइजिंग की 2 डेफिनेशंस हम याद करेंगे. पहली, एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल ऑफ प्रमोशन. इट इज एन इम्पर्सनल, को बॉक्स में डालिए जैसे मैंने डाला, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन which is paid, बॉक्स में डालिए, by the marketeer, बॉक्स में डालिए, to promote some goods and services या products and services. आगे चलते हैं. The most commonly modes of advertisement are newspapers etc. अब आइए उस पर दूसरी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो याद करते हैं. According to American Marketing Association, advertisement is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. अब आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी. Yes or no? Yes sir. Okay. एक बार नेक्स्ट पेज पे आइए. फीचर्स भी हमारे हो चुके हैं, यही तीनों फीचर्स हमने एक बार कर भी लिए. जल्दी से एक बार देखते हैं व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो सबसे पहला फीचर, पहले से हेडिंग पे ध्यान देते हैं. पहला फीचर पेड, दूसरा इम्पर्सनल और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आइए जल्दी से पढ़ते हैं. इसका मैंने स्लैंग नहीं बनाया. इसका स्लैंग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये तो आपके डेफिनेशन में कवर हो रहा है, इसलिए मैंने इसका स्लैंग नहीं बनाया. एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अंडरलाइन करिए, पेड फॉर्म. दैट इज द स्पॉन्सर हैज टू bear the cost of communicating with the buyer. मतलब पेड फॉर्म है, जिसको भी एडवर्टाइजमेंट करवाना है उसको कुछ ना कुछ पैसे इनकर करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए या अपने बायर्स के साथ जुड़ने के लिए. सेकंड है इम्पर्सनल. इम्पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द एडवर्टाइजर. तो एडवर्टाइजर एंड बायर के बीच में कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है. Identified sponsor. Advertisement is undertaken by identified individual or the company which makes the advertisement effort and bears its cost. तो ये एक कंपनी या एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर उसको बनाता है, हमें सबको पता. अब आइए एक ही क्वेश्चन है, मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. इसके साथ हमारा एडवर्टाइजिंग खत्म हो जाएगा. व्हाट आर द एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो बच्चों जो वहां पे उसका स्लैंग लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप सॉरी जो आपके फीचर्स लिखे हुए एक बार यहाँ पे देखते हैं. नोट्स को बंद कर दीजिए, मेरे को बताइए एडवर्टाइजमेंट यूज करने के आपको क्या लगता है कि व्हाई आर कंपनीज यूजिंग एडवर्टाइजमेंट. मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऐसे क्या फायदे हैं कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट यूज करना चाहती है. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बताइए मैम क्या लगता है आपको. प्रमोशन ऑफ गुड्स. नहीं, प्रमोशन ऑफ गुड्स. सबसे पहले आपने बोला कि इससे प्रमोशन ऑफ गुड्स इंक्रीज इन सेल ऑफ गुड्स. क्या कहा आपने? Increase in sale of goods. Very good. Increase in demand या increase in the sale of products. Very good. और क्या हो सकता है? बहुत सारे reaching large number of people. एक मिनट, कुछ एक शायद ड्रोन या कुछ बोल रहा था. क्या कह रहे थे बेटा? बहुत सारे लोगों को पता चला है. हाँ, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है. तो मैं इसको बोलता हूँ रीच जो है वो मासेस तक जाती है. वेरी गुड. और चॉइस, कंज्यूमर्स हैव द चॉइस. चॉइस का मतलब, चॉइस एक्सप्लेन कर सकती हो? चॉइस क्या मतलब हुआ? चॉइस क्या, कैसे मतलब चॉइस आपके पास बता सकते हो आप? As we have a large number of varieties of product. बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर आपके लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स में डाल सकते हो.
अगर आपके लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन पैसे वाले टीवी वगैरह वाले देखने वाले तो आप टीवी पे डाल सकते हो। अगर आपके लोग टीवी देखने वाले भी नहीं है मतलब थोड़े से लो क्लास के है तो आप रेडियो पे डाल सकते हो। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला आपने कि हमारे पास चॉइस है, हम अपना मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट चेंज कर सकते हैं। हम जिस तरीके का मोड हम चाहते हैं उस तरीके का मोड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म्स हमारे पास, हम उसके हिसाब से अपना एडवर्टीजमेंट चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, और बताइए और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या मैनेज हो सकते हैं इसके, बताइए कोई। Provide opportunity through the managers of for that for making some logos and some. अच्छा, मतलब आप उनको बोल रहे हो कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपॉर्चुनिटीज वो खुलती है उनके लिए। वेरी गुड, और क्या हो सकता है बताइए, और बताइए क्या हो सकता है। एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने मैंने ऐसे ले लेते, एक मेडिसिन निकली है कोविड की, ठीक है, एक मेडिसिन निकली है कोविड की और 2 कंपनियों ने निकाली है, कोई 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लो, मैनकाइंड ले लो, कोई और कोई ले लो, जो भी 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकाली है और दोनों ही अप्रूव्ड है बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एक टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है एक कंपनी की मेडिसिन का, एक एडवर्टीजमेट नहीं करी, प्राइवेट एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आ चुके हैं कि दोनों मेडिसिन आपकी पास हो चुकी है और एक टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट करा, एक नहीं करा। तो मेरा आपसे सवाल, अब कौन सी कंपनी की मेडिसिन लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे बताइए। गवर्नमेंट वाली नहीं, दोनों ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। उसके साथ साथ एक कंपनी टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट करी है और एक कंपनी टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? जिसके एडवर्टीजमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है जिन चीजों का एडवर्टीजमेंट आती है उनको लेने में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है उनका और उनको देख के हमें लगता है कि जब वो इतना बड़ा आदमी, इतने बड़ा प्लेयर, सेलिब्रिटी जब वो चीज कंज्यूम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एक और मेरिट क्या हुआ कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों का जो उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसकी परसेप्शन होती है प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को लेके, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, और क्या हो सकता है, आजकल तो बेटा इतनी ज्यादा ऑडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि आजकल हम बड़े एक्सप्रेसिव एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, बहुत अच्छे, बहुत कैची एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। हम सबको पता है कि कोविड के टाइम पे पूरी मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बंद है, लेकिन आपको तब भी पता होगा कि बहुत से एडवर्टीजमेंट्स, बहुत से वीडियोस इसको कोविड को लेके आ रहे हैं। अक्षय कुमार का भी आ रहा था, अमिताभ बच्चन का भी आया था, एक और वीडियो था जिसपे बहुत सारे प्लेयर्स ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने मिलके एक वीडियो बनाया था। तो कहने का क्या मतलब है कि आजकल वो भी एक एडवर्टीजमेंट ही है। तो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फाइन हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल एडवर्टीजमेंट हम बहुत एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, हम बहुत कैची एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं और वो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। आपको शायद ना पता हो, आज से 7-8 साल पहले, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2012 की बात है, 2012 की बात है, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था। हम सबको पता है गाड़ी का नाम है पोलो और ये वॉक्सवैगन की है, हमें ये भी पता है ना वॉक्सवैगन की गाड़ी है। तो आपको पता, शायद पता हो ये बात, शायद आप तो बहुत छोटे रहे होंगे इस टाइम पे। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था, जैसे ही हम न्यूज़पेपर ओपन करते थे और वो जिस पेज पे एडवर्टीजमेंट था, जैसे ही वो पेज ओपन होता था तो क्या होता था, एक म्यूजिक बजने लग जाता था, जो वॉक्सवैगन का पीछे एक ट्यून सी चलती है वो बजने लग जाती थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो, कितना अच्छा इंपैक्ट था कि मतलब सुबह बहुत प्लेजेंट सी वॉइस थी। जैसे आपने एडवर्टीज पेज पलटा, वो वॉक्सवैगन का जो उनका एक म्यूजिक सा है वो बजने लग जाता था। तो कैसे हो पाया पॉसिबल? अगेन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, सुपर फाइन हो गई है, जैसे म्यूजिकल कार्ड्स आते हैं, कार्ड खोलते ही म्यूजिक बजने लग जाता है हैप्पी बर्थडे का, वैसे उन्होंने वो चीज न्यूज़पेपर में भी लगा दी। कितनी कैची एडवर्टीजमेंट है, बहुत ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट को क्या बना सकते हो, एक्सप्रेसिव बना सकते हो। तो अब आप लोगों ने जो बोले हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन हम वो 5 लिखने जा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, ड्रोन ने बोला था शायद, सबसे पहला फायदा ये होता है कि एक एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए शाम को एक एडवर्टीजमेंट 9 प्राइम टाइम 8:30 बजे, जब वो सारे जनानियों वाले सीरियल आ रहे होते हैं, उस टाइम पे एक एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रहा है और उस टाइम पे एक बार देखिए कितने लोग देख रहे हैं, आजकल तो लेडीज जेंट्स सभी को देख रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि वो एक एडवर्टीजमेंट बना के आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। वन एडवर्टीजमेंट कैन रीच मासेस। सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि एडवर्टीजमेंट की वाइड कवरेज है, एक एडवर्टीजमेंट बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो आप में से किसी बच्चे ने बोला भी था चॉइस। चॉइस मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। चॉइस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एडवर्टीजमेंट का मोड जो है उसकी बहुत चॉइसेस है। अगर आप चाहो तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं,
अगर आप चाहो तो आप मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप रेडियो पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो मूवी थिएटर में भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, अगर आप चाहो तो बाहर ओपन जो एक्सटर्नल ये बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट अपना ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो पार्क्स वगैरह के बाहर बैनर्स लगा सकते हैं। तो देखो कितनी चॉइस है आपके पास अपना एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए एज पर योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस किस तरीके से है, पढ़ी लिखी है तो प्रिंटेड मीडिया में दीजिए, पढ़ी लिखी नहीं है तो टीवी वगैरह में दीजिए, थोड़ी लोग इनकम की है तो रेडियो पे दीजिए, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो टीवी नहीं अफोर्ड कर सकते, रेडियो सुनते हैं। तो आपकी ऑडियंस के हिसाब से, आपके कस्टमर के हिसाब से आपके पास चॉइस है कि आप अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो किन लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। दो, तीसरा पॉइंट अगर हम करें बात, तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हम आजकल के एडवर्टीजमेंट्स को बहुत एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। हम अपने एडवर्टीजमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स को हम अपना तैयार कर सकते हैं। अब ये जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ये शायद आपको ना समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि सर ये मैं गलत बोल रहा हूँ। तो देखते हैं एक बार, ये बच्चे इतने लेट, ओके जल्दी से आइए। ये पॉइंट है इकोनॉमिकल। क्या आप, मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि ये पेड फॉर्म होती है और बहुत करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं। तो एक जगह ये बोलना कि सर एडवर्टीजमेंट करोड़ों रुपए के बनते हैं और एक जगह ये बोलना कि सर एडवर्टीजमेंट इकोनॉमिकल पड़ता है, ये दोनों बातें तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी होगी ना सर। लॉन्ग टर्म में तो मान ले, इनकम लॉन्ग टर्म के लिए मान ले तो वही रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो इकोनॉमिकल पड़ता है। और कुछ बोलना चाहोगे? सर प्राइस पर पोर्शन कम पड़ता है ना, क्योंकि बहुत लोग अच्छा, प्राइस पर कस्टमर, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बच्चों, मान लीजिए एक 30 सेकंड का एड मेरे को पड़ा 1 करोड़ का, जो शाम को प्राइम टाइम 8:30 बजे टीवी पे आता है, ठीक है 8:30 बजे। अब हमारे दिल्ली, मैं सिर्फ अगर दिल्ली की बात करूं, अगर हमारे दिल्ली की क्यों करें, मतलब हम पूरे उसकी बात करें, अगर हमारे 130 भारत की बात करें तो 130 करोड़ लोगों की हमारी पॉपुलेशन है। उसमें से मैं बहुत गंदा एग्जांपल देता हूँ, मैं मतलब बहुत ही गंदा, 1%, 130 करोड़ का 1% लोग भी अगर इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो मेरे को बताइए कितना हो गया, 1.3 करोड़। तो एक बात बताइए, एक कस्टमर तक पहुंचने की कॉस्ट तो मेरी पैसा में आई, रुपीस भी नहीं आई, वो तो मेरी पैसा में पड़ी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखने में हमें लगता है कि एडवर्टीजमेंट महंगा है, हमें ऐसे लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट महंगा है, लेकिन अगर हम कॉस्ट पर कस्टमर निकाले, अगर हम कॉस्ट पर कस्टमर निकाले तो वो हमारी बहुत कम आती है, आपके सामने ही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो मैं, आप लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आते हैं। तो जो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट आते हैं अगर हम देखें तो वो लाखों में बनते हैं, लेकिन वो जाते हुए तो कितने लोगों तक है, वो एक न्यूज़पेपर में पैम्फलेट कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितने उसमें लोगों तक रीच कर पा रहे हैं। तो वो देखने में जब हम उसकी कॉस्ट पर कस्टमर निकालते हैं तो वो बहुत नॉमिनल या बहुत ही कम पड़ती है। ओके, लास्ट पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। अभी आप लोगों से मैंने उसका एग्जांपल से भी समझाया था कि जब आप एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स को टीवी पे देखते हो, जब आप प्रोडक्ट्स को टीवी पे एडवर्टाइज देखते हो तो आपको क्या लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है उन चीजों को खरीदने के लिए। तो इट एनहांसेस कस्टमर कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 5 क्या हो गए, ये हमारे 5 फीचर्स है। अब हम इन 5 फीचर्स का एक स्लैंग बताते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही प्यारा सा स्लैंग है। आइए देखते हैं। मिल्की चॉकलेट्स, जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको समझा दूंगा कि हमने कैसे बनाया ये। मिल्की चॉकलेट्स आर एक्सट्रीमली exotic and exquisite. Milky chocolates are extremely exotic and exquisite. जो बच्चे नई स्टूडेंट आज हमारे पास आई हुई है, तो बच्चे जैसे आपने देखा होगा, जो हमारा फर्स्ट लेटर है मैंने कैपिटल में लिखा है, तो वो मैंने यूज किया है। जैसे एम से मैंने ये लिखा, सी से मैंने ये लिखा है सृष्टि, ई से ये लिखा है, ई से ये लिखा है और ई से ये लिखा है। तो ये मैंने यूज किया। जो आगे मैंने शॉर्ट में लिखा है वो मैंने एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा है। तो मिल्की चॉकलेट्स आर एक्सट्रीमली एक्सोटिक एंड एक्सक्विजिट। एक बार जल्दी से सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से याद करेंगे, अभी रीड करेंगे उसके बाद सिर्फ हेडिंग से याद करेंगे अपने स्लैंग के साथ। तो एम से मास रीच, सी से चॉइस, ई से एक्सप्रेसिवनेस, दूसरे ई से इकोनॉमिकल और तीसरे ई से एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, एनहांसेस कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। जल्दी से एक बार फिर से बोलेंगे। एम से मास रीच, सी से
enhancing customer Choice. satisfaction E से and confidence. economical, दूसरे E से expressiveness, और fifth मतलब third E से क्या हो गया? Enhances customer confidence and satisfaction. एक बार फिर से बोलेंगे, C से क्या है? Choice. M से क्या है? Mass reach. T पहले E से क्या है? Expressiveness. दूसरे E से क्या है? Economical. तीसरे E से क्या है? Enhances customer confidence and satisfaction. बच्चों बात समझ में आई अच्छे से? चलिए आइए इसको रीड करते हैं। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, आइए जल्दी से इसको रीड करते हैं। कम टू पेज नंबर 920। उस पे सबसे पहले स्लैंग भी लिख लीजिए, लेफ्ट पे स्लैंग लिख लीजिए मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के। आप सब बच्चों तक अपने आपके मार्क्स तो पहुंच गए हैं ना पेपर के, जिसने दिया है? Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे नहीं मिले। क्या नाम है बच्चे आपका? सर दिव्यांश। अभी सर मुझे भी नहीं मिले सर। अच्छा ऐसा है ना, अभी बस अभी 15-20 मिनट्स अभी क्लास लेके ना फिर डिस्कशन करेंगे। जिनको भी नहीं मिला वो मेरे से पूछ लेना, मैं अभी आपको अनाउंस कर दूंगा। ओके सर। ओके बच्चों आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट टाइम बोलेंगे एम से क्या है? मास रीच। सी से Choice. ई से Expressiveness. इकोनॉमिकल, ओके जल्दी से आइए एक बार रीड करना शुरू करते हैं। पहला मास रीच। एडवर्टाइजमेंट इज अ मीडियम थ्रू विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल can be reached over a vast geographical area. A large number of people को underline करिए। Second, enhances customer satisfaction and confidence. Advertisement creates confidence amongst the prospective buyers. बेटा prospective का क्या मतलब होता है? अच्छा एक मिनट, दक्ष की सिस्टर तपस्विनी अगर आप बैठे हुए हो तो प्लीज दक्ष को मना कर दो। वो बार-बार उसके कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, वो बार-बार मेरे को आता है फिर चला जाता है, उसको मना कर दो, रिक्वेस्ट ना भेजे। अब वो बाद में आप देखेगा वो, ठीक है? प्लीज उसको बोल दो दक्ष को कि बार-बार रिक्वेस्ट ना भेजे। ओके एडवर्टाइज, हाँ मेरे को बताइए प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, इसका क्या मतलब? कोई बता सकते हैं प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? Potential customers. हाँ बिल्कुल सही। अभी हमारे कस्टमर बने नहीं है, बन सकते हैं। अभी ये बने नहीं है, आगे फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग्स द फ्यूचर बायर्स as they feel more comfortable and assured about the product quality and hence feel more satisfied. जैसे मैंने आपको बोला कि हम दो दवाइयां, कंपनियों ने दवाइयां निकाली है, दोनों अप्रूव्ड है। एक कंपनी प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स भी दे रही है और एक नहीं कर रही। तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि जो कंपनी प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट दे रही है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी क्वालिटी को लेके, तो हम इसकी चीज ले लें। ऐसा हो सकता है, ऐसा ना भी हो, लेकिन हम लोगों को लगता है कि जिस चीज की टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, वो ज्यादा अच्छी होगी। हम गलत है हमारी सोच, बट ऐसा ही चलता आया है। आइए, expressiveness, advertisement provides enough opportunities to the marketeers to dramatize their message. Dramatize मतलब उसको attractive बनाना, उसको catchy बनाना। To dramatize the message with the help of drawings, colors, pictures, technology, etc. Economical. It is always felt that, हमेशा ऐसा लगता है that advertisement increases the cost of product. हमेशा ऐसा लगता है कि advertisement से क्या होता है, cost बढ़ जाती है। But advertisement is considered economical as compared to other promotional techniques because it reaches masses. And if we calculate, इसको underline करिए, if we calculate cost per customer, it is very low or nominal. तो वो कह रहे हैं ऐसे तो देखा जाए तो लगता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन अगर हम कॉस्ट पर कस्टमर निकाले तो वो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत कम या नॉमिनल पड़ती है। नॉमिनल मतलब बहुत ज्यादा कम या अफोर्डेबल। एंड लास्टली चॉइस, there is a wide variety of media available for advertisement such as video, audio, video, etc. तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके का आपका मन है, जिस तरीके के आपके लोग हैं, आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। तो आइए अब हमारा पहला जो एडवर्टाइजमेंट है, पहला जो हमारा प्रमोशनल टूल है वो खत्म हो गया। लास्ट ईयर तक इसमें दो चीजें और होती थी, लिमिटेशंस भी होती थी एडवर्टाइजमेंट की, कट चुकी है, और दूसरा होता था ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट, वो भी कट चुका है। आपको बिल्कुल नहीं करना, किसी के स्कूल में करवाया है तब भी नहीं करना आपको। अब हम आते हैं अपने सेकंड पे, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग भी मैंने आपको बताया है थोड़ा थोड़ा, जब हम अपने सेल्समैन को लोगों के घरों पे भेजते हैं, और लोग ऐसा नहीं होता कि लोगों को घर पे ही भेजना है,
जब हम लोगों के पास भेजते हैं, अब लोगों का ऐसा नहीं कि लोगों के पास आपको लोगों के घरों पे जाना है, आप ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां लोग जाते हैं आप वहां पहुंच जाओ। किसी मार्केट के बाहर, मान लीजिए आपके घर के पास एक डीडीए मार्केट है, वो शाम को वहां पे बहुत लोग आते हैं और आपने कोई नया मैकेन्स जैसे ही आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया, मैकेन्स तो आप सबको पता ही है, वैसे ही आईटीसी ने भी लॉन्च किया था। मान लीजिए आपने कोई एक नई कंपनी आई है, आपने कुछ लॉन्च किया और आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो। अब बजाय ऐसे कि आप सबके घर जाओ, आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ ना जहां सब आते हैं, तो आपने एक मार्केट प्लेस में अपना छोटा सा कियोस्क कनोपी सी डाल दी है और वहां आप बैठ गए अपना एक इंडक्शन प्लेट लेके, इंडक्शन कुकर लेके, और वहां पर अपना बैठ गए। शाम के टाइम पे सब लोग वहां पे दूध वगैरह लेने आते हैं, अपना नॉर्मल ग्रोसरी की शॉपिंग करने आते हैं, तो आप भी वहां बैठे हो और आपने उनको छोटे छोटे क्या कराने शुरू करा दिए, टेस्ट कराने शुरू करा दिए, सैंपल्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा पर्सनल सेलिंग हो गया, जिसमें आप लोगों तक पहुंच रहे हो। फिर मान लीजिए अगर किसी को अच्छा लगा तो आपने उसको प्रोडक्ट, आप वहीं पे आपने उससे पैसे लेके आपने उसको प्रोडक्ट भी दे दिया। तो पर्सनल सेलिंग में हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, देखिए पर्सनल सेलिंग में इट इज द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, क्योंकि वहां पे जो सेल्समैन है वो मुंह से बोल के आप तक पहुंच रहा है, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। अगर आप एडवर्टीजमेंट से इसको कंपेयर करो तो एडवर्टीजमेंट तो नॉन वर्बल भी हो सकता है, टीवी पे, सॉरी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वहां पे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें हमेशा ओरली बात आप तक पहुंचेगी। पर्सनल सेलिंग इज द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। किस तरीके से वो जो आता है आपके पास, जो सेल्समैन आता है वो आपसे बात करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्स करता है, वो कन्वर्स मतलब बात करता है, कन्वर्सेशन। अच्छा, पर्सनल सेलिंग में कम से कम एक इंसान तो होना चाहिए ना सामने, मैं तो वो सेल्समैन हूं, मेरे सामने कम से कम एक इंसान तो होना चाहिए, एक के साथ बिना तो मैं कर ही नहीं सकता। विद वन और मोर, with one or more customers या prospective customers for the purpose of making the sale। तो फिर से देखिए, मैंने तोड़ के याद कराऊंगा आपको। What is personal selling? Personal selling is the oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making the sale। तो एक बार फिर से याद करने की कोशिश करेंगे, तोड़ के सब यहीं देखिए, बोर्ड दिखा होगा आपको। What is personal selling? It is the oral personal selling is the oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making the sale। एक बार फिर से बच्चों आप ना अपने लेफ्ट साइड पे इसको तोड़ के लिखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको ब्रेक करके लिखिए। अब आप बोलोगे सर हमें याद हो गई, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद हो भी गई, आज तो याद हो गई, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप भूल जाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिखिए, जल्दी से तोड़ के लिखिए, जैसे मैंने तोड़ के लिखा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ इसको ना, इस डेफिनेशन को ब्रेक करके लिखिए, जैसे मैंने ब्रेक करके लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे लिखिए। ओके सर। आइए जल्दी से याद करते हैं। Personal selling is the oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers in order to for the purpose of making the sale। तो फिर से बोलेंगे मेरे साथ, what is personal selling? It is the oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making the sale। बच्चों एक बार फिर से बोलेंगे, what is personal selling? बोलिए, personal selling is the oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making the sale। एक बार लास्ट टाइम बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम बोलेंगे, what is personal selling? Personal selling is the oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers in order for the purpose of making the sale। बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए अब आइए इसको नोट्स में से पढ़ते हैं एक बार। कम टू पेज नंबर 20।
Personal selling involves oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers in order to make the for the purpose of making the sale. अब आइए सीधा बच्चों फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग का आइए। आज हम लास्ट टॉपिक पर्सनल सेलिंग करेंगे, उस पर हम आज की क्लास को मतलब रोक के फिर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला फीचर अनलाइक एडवर्टीजमेंट ये क्या हो गया, ये हो गया पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जहां पे एडवर्टीजमेंट क्या होता था इम्पर्सनल, ये क्या हो गया पर्सनल। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अगर बायर को सामान जब आप बता रहे हो उसके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो वो आपसे उसी वक्त पूछ सकता है। एडवर्टीजमेंट में कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। एडवर्टीजमेंट में आप उसी वक्त नहीं पूछ सकते अपने सेलर से या मार्केटियर से कि आप आज आपके मन में कोई डाउट हो, लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप उसी वक्त अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये है डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। पहली बात तो रिलेशनशिप का मतलब वो नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे सेल्समैन को अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है। प्लीज गलत मत समझना, रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कपड़े लेने गया, चुनमुन ले लीजिए या पैंटलून्स ले लीजिए, कोई भी एक बड़े स्टोर पे मार्क्स एंड स्पेंसर ले लीजिए। मैं मार्क्स एंड स्पेंसर पे कपड़े लेने गया और कोई एक सेल्समैन ने मुझे कपड़े दिखाए, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं ले आया। दो तीन मतलब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम मैं फिर गया और कोइंसिडेंटली उसी सेल्समैन ने मेरे को कपड़े दिखाए और मेरे को बहुत अच्छे लगे, फिट अच्छा आया, मैंने ले लिया। उसके बाद अगले बार मैं गया कोइंसिडेंटली अगेन, ये हो सकता है कोइंसिडेंस, इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं है कि उसी सेल्समैन ने मुझे कपड़े दिखाए, मैं बड़ा खुशी ले आया, मैं बड़ा हैप्पी हूँ। अब मेरा सवाल, जब मैं अगली बार जाऊंगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं पूछूंगा कि भैया मेरे को यार उसका नाम अगर मेरे को पता होगा तो यार मेरे को उसी को बुला दो, वो मेरे को ठीक ठाक से कपड़े दिखाता है और मेरे को पता है, वो उसको मेरा टेस्ट पता है, उसको मेरा सारी फिट वगैरह पता है, वो मेरे को आराम से कपड़े निकलवा के दे देता है। यस और नो? हो सकता है कि दूसरा सेल्समैन आए, वो मेरे को पहले तो मेरे को उसको समझाना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरीके के कपड़े नहीं पहनता, मैं लाइट कलर्स नहीं पहनता, या मैं इस तरीके के कपड़े पहनता हूँ। और उसको जो बंदा मेरे को पहले 3 बार सर्व कर चुका है तो 3 बार में हो सकता है नाम पता मैंने पूछ लिया उसका, और जब वो मेरे को 3 बार सर्व कर चुका तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगली बार जब मैं जाऊं तो मैं आई विल लुक फॉर हिम, मैं ढूंढूंगा कि यार आप ही दिखा देना मुझको, कि आप मत दिखाओ मुझको, आप ही दिखा दो। आजकल तो सैलून्स में भी ऐसा होता है। पहले की बात अलग होती थी, पहले हम सैलून पे जाते थे, कोई भी बाल काट देता था, कुछ नहीं होता। आजकल पता है आपको, आप लोग तो जाती होगी बड़े बड़े जो सैलून है, ट्रेंड्स हो गया, शेपिंग स्टाइल हो गया, और भी जो बड़े बड़े सैलून है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सेल्समैन जो है जो आपके बाल काट रहा है, लोग जो है कस्टमर उसी से कटवाने हैं बाल, भैया हम इसी से कटवाएंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया, अच्छा जब आप, ये मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ, आप गए तो मन से बना के गए थे कि मैं बाल कटवाऊंगा, और उसी बंदे से जिससे आपको बाल कटवाने थे आपने उससे बाल कटवाने शुरू कर दिए, वो बाल काट रहा है, और धीरे धीरे बाल काटते हुए उसका हाथ आ जाता है आपके यहाँ पे। ऐसा मत समझिएगा कि कुछ मेरे में कुछ कमी है, उसकी में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हाथ उसका आ जाएगा यहाँ पे, फिर बोलेगा सर थोड़ा फेस क्लीन अप कर दूं। अब मैं मना भी करूंगा, भैया नहीं आज टाइम नहीं है, आज तो सिर्फ बाल काट, सर करवा लो ना सर, कितनी देर लगेगी, आधा घंटा लगेगा। तो फिर आप क्या कहते हो, चल यार तू कर दे, तू तेरी मन का भी रख लेती, तू कर दे। तो कहने क्या मतलब हुआ, उसने मेरे साथ अपने ऐसा रिलेशनशिप बना लिया है। एक तो यार बात भी रिलेशनशिप की हो रही है और मैं आत्मवाद भी कहीं ऐसे लगाने की बात करूं, तो एक तो उसने मेरे साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना लिया है जिसकी वजह से कभी कभी मेरे को जो चीज नहीं भी लेनी होती वो मैं ले लेता हूँ, मैं वो खरीद लेता हूँ जस्ट बिकॉज उसने बोला। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मेरा एक सेल्स एडवाइजर, मेरा एक ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जिसके कहने पे मैं शेयर्स वगैरह खरीदता हूँ। तो जब मैंने आज से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी तो वो बंदा मेरे को मिला था कहीं से, मैंने उससे कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे उसके कहने पे, और उन शेयर्स वगैरह से मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वो 10 सालों में काफी बार उसने मेरे को मतलब काफी अच्छा मेरे साथ बिजनेस हुआ। आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मन नहीं भी होता, मान लीजिए मेरा इस वक्त पैसे नहीं है मेरे पास और मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन अगर उसका फोन आता है कि सर मेरे कहने से आप 1 लाख रुपए कहीं से भी निकालो, अगर आपको एफडी है तो एफडी तोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 लाख को आप मार्केट में इस शेयर पे लगाओ, पक्का आपको फायदा होगा। तो मैं उसको मना नहीं कर पाता क्योंकि अब इतना एक रिलेशनशिप बन चुका है, 10 साल से हो चुका है, वो फैमिली मेंबर टाइप बन चुका है। सॉरी, कितनी बार तो घर के फैमिली फंक्शंस में वो आया है, सब कुछ है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एक सेल्समैन होता है उसके पास मौका होता है कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाने का। हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने एक मूवी देखी हो, वो कौन सी मूवी थी, रिक्की बहल, लेडीज वर्सेस रिक्की बहल। तो उसमें वो थी जो एक्ट्रेस थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम था उसका,
एक्ट्रेस का नाम, ये जो विराट कोहली की वाइफ कौन है? अनुष्का हाँ अनुष्का थी शायद उसमें। तो जो अनुष्का थी वो एक सेल्समैन ही तो थी। और एक अच्छा सेल्समैन का ये होता है कि वो भी चीज बेच दे जो कस्टमर को नहीं चाहिए। भाई अगर आप जो मान लो मैं सेल्समैन हूँ और मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ जी, मैंने क्या किया, जो कस्टमर को चाहिए होता है वो मैं उसको दे देता हूँ। ये तो सभी कर लेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए और मेरी दुकान पे आए हो तो मैं कुछ कहीं से भी उठा के दे दूँ, आप ले लोगे। एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो आपको वो भी बिकवा दे जो आपको नहीं चाहिए, आपको उसकी नीड फिल्ड करवा के। तो वही बात है, एक रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है आपको कस्टमर के साथ। एक रिलेशनशिप डेवलप करना है कि वो अगली मतलब वो आपके कहने पे सामान खरीदे। तो ये मौका सिर्फ पर्सनल सेलिंग पे मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट में ये मौका मिल ही नहीं सकता। पर्सनल सेलिंग में ये मौका मिल सकता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाइए। और कई बार मैं जैसे मान लो मैं कपड़े लेने गया, मैंने उसको कहा मुझे 2 जीन्स चाहिए, उसने मेरे को दिखाई और मैंने ले ली। फिर वो क्या करेगा, जैसे वही मैंने एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, सर एक मेरे कहने से, बस मेरे कहने से एक बार यार सर ये शर्ट भी ट्राई कर लो, बड़ी अभी नई आई है और बहुत अच्छी है। नहीं यार शर्ट नहीं लेनी, आज तो सिर्फ जींस ले। सर एक बार ट्राई करना, ट्राई करने में क्या जाता है, ये जींस आपने नहीं ली, इसके साथ इसको पेयर अप करके देखो, एक बार ट्राई कर लो, कहने क्या जा रहा है आपका, क्या चला जाएगा, नहीं मत लेना। मैंने ट्राई कर दी और उसको जैसे ही बाहर निकलेंगे ड्राई रूम से, सर बस सर मेरे कहने से ले लो, मतलब आज तो ले लो सर, आज तो मतलब घर में भाभी जी बड़ी खुश हो जाएगी, चल यार डाल दे, जहाँ हम इतना 5,000 का सामान ले रहे, चल यार 6-7,000 का और मतलब टोटल 2,000 का। और कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी बात को मना नहीं कर पाते। तो वही चीज है डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। और मेरे को पता है आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा ना हो। थर्ड फीचर क्या होता है हमारा, कि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होती है। मार्केटियर भी बोल रहा है इसमें और उसके साथ साथ कौन बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो। तो अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप भी अपने डाउट्स को वहीं पे क्लियर कर सकते हो। वही पर्सनल फॉर्म वाले पॉइंट फिर से एक तरीके से बोल दिए, लिख दिया। एंड लास्ट फायदा क्या होता है इसमें, हाँ बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। एक बात बताओ, जैसे जब तक हम वीडियो से लेक्चर भेज रहे थे, जब हम वीडियो लेक्चर्स आप तक भेज रहे थे, वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा था। अब उसमें कोई बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा, क्या मुझे पता चल सकता था कि कोई बच्चा देख रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो भेज दिया लिंक। अब मुझे क्या पता किसने खोल के उसको देखा कि नहीं देखा। अब हमारी ये लाइव लेक्चर्स हुए, एक तरीके से मैं पर्सनल सेलिंग करूं एक तरीके से। अब वैसे तो आप लोगों के वीडियोस ऑफ है और आधे से ज्यादा बच्चे हो सकता है अभी भी सुस्ता रहे हो, कोई साथ में नेटफ्लिक्स देख रहा हो सकता है, लेकिन हाँ बिल्कुल ही टोटली इग्नोरेंट तो नहीं हो सकते तुम। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर ना चाहते हुए भी, कान में तो बात जा ही रही है और जा रही है, तो ना चाहते हुए भी हो सकता है सुनना पड़ रहा हो, आपको मन मतलब आपको मन नहीं है लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा टेंशन तो देना हो। वही चीज यहाँ पे है, जब आप अपनी चीज को एडवर्टाइज करते हो तो हो सकता है कस्टमर बिल्कुल ही आपके पेज, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, उसको निकाल के फाड़ के उस पर पकौड़े कर लिए। लेकिन अगर मैं अपने पर्सन को उसके घर पे भेज रहा हूँ तो वो टोटली इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब 10% कह लीजिए 5% तो उसको अटेंशन देनी ही देनी पड़ेगी। बेटर रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पे मार्केटिंग को। देखिए कितना सिंपल और कितना अच्छा स्लैंग इसका बन गया। हम सब खाते हैं पिज़्ज़ास ऑफ डोमिनोज द बेस्ट। तो जल्दी से लिखते हैं, पिज़्ज़ास ऑफ डोमिनोज आर द बेस्ट। अगेन जो बच्चे नए आए सृष्टि, उसके बाद उनको बता रहा हूँ, और रिया वगैरह भी थोड़े जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो लेटर कैपिटल में है उनको मैंने यूज किया है और जो मैंने शॉर्ट में लिखा है उनको सिर्फ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने लिखा। तो आइए बच्चों जल्दी से इसको पढ़ते हैं नोट्स में से। पिज़्ज़ास ऑफ डोमिनोज आर द बेस्ट। पी से क्या हो गया, पर्सनल फॉर्म। डी से क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। टी से क्या हो गया, 2 वे कम्युनिकेशन। और डी से क्या हो गया, बेटर रिस्पांस। जल्दी से आइए, पर्सनल फॉर्म, अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग, डायलॉग मतलब कम्युनिकेशन, टेक्स प्लेस that involves interactive relationship between the seller and the buyer. I hope कि आपने लिख लिया होगा, स्लैंग लिख लिया सबने? Yes, slang. Okay. Development of a relationship. Personal selling allows a salesperson to develop personal relationship with the prospective customers, which may become important in making a sale. तो आप एक पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हो जिसकी वजह से जो आपको मदद कर सकता है सेल के लिए। आगे, two-way communication. There is a two-way communication between the buyer and the seller. Both buyer and the seller can do the talking. And better response, when the seller does the talking, the buyer cannot be totally ignorant to what is being communicated. वो पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता। The buyer has to listen and pay attention. Okay? अब आइए लास्ट 1 मिनट एक लास्ट क्वेश्चन करके पर्सनल सेलिंग को खत्म करके हम आज को यहीं पे टेस्ट डिस्कशन करेंगे। इसके बाद
रोक देगी क्लास को। लास्ट में आइए मेरिट्स ऑफ पर्सन सेलिंग करते हैं, बहुत सिंपल से है। सबसे पहले तो इसमें ही देख लेते हैं। सबसे पहला मेरिट है फ्लेक्सिबिलिटी। मैं इसको समझाता हूँ आपको। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ बच्चे, एक बात देखिए, मान लीजिए मैं फोन सेल करूं और वो फोन में एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल करूं, एडवर्टीजमेंट के, तो क्या होगा, मैंने न्यूज़पेपर में, मेरे को एक देखिए यहाँ देखिए, मेरे को न्यूज़पेपर में एक जगह मिली है, मैंने इतनी जगह मेरे न्यूज़पेपर में है, तो मैंने उसमें एडवर्टीजमेंट आईफोन का एडवर्टीजमेंट करना है और मेरे को आईफोन के सारे फीचर्स इसमें लिख देने, तो इतनी ही जगह पे मैंने सब कुछ लिख दिया, किसी एक पर्टिकुलर फीचर पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि सब कुछ लिखना था, मैंने सारा लिख दिया। अब मान लीजिए मैं आईफोन अपना 3 बच्चों को सेल कर रहा हूं, आप में से 3 बच्चों को मैंने आईफोन सेल करना है, मैं खुद आके आपको आईफोन सेल कर, तो मैंने आपके पास आया, मैंने सबसे पहले बच्चे को अप्रोच किया, मैंने कहा बेटा क्या मतलब क्या चाहिए आपको फोन, आप क्या फोन में देखते हो, मतलब क्या फोन में फीचर चाहते हो, तो आपने, किसी ने बोला सर मुझे बैटरी बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो क्या होगा, जब मैं उसको अपनी सेल्स की प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं उसको जब अपना फोन बेचने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसको सारे फीचर्स गिनवाऊंगा कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैं बैटरी बैकअप बस बार बार बोलता रहूंगा, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है जी, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, क्योंकि बैटरी बैकअप आपको यहाँ सुनना है, आपको यहाँ से सुन के यहाँ तक बैटरी बैकअप जानना है कि यार बैटरी बैकअप भी तो चाहिए। तो जब तक मैं आपको बैटरी बैकअप के बारे में 10 बार 100 बार नहीं बोलूंगा, तो आपके मन में वो बात ही नहीं बैठेगी। तो मैं बार बार बोलूंगा कि इसमें ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा है, इसमें स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, इसका वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी, सब है, फिर बार बार सिर्फ बैटरी बैकअप। वही फोन अब मैं आप किसी और को बेचता हूँ, उससे मैंने पूछा कि भैया बेटा आपको क्या चाहिए होता है फोन, मतलब व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ फोन, तो आप कहते हो सर मेरे को तो ना बेसिकली इससे ना फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह मैं क्लिक बनाता हूँ उससे, तो मुझे तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मैं वही करवाऊंगा, वही फोन मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन बार बार वीडियो तो ऐसा है जी, कैमरा तो उसका ऐसा है बेटा, मतलब क्या बताओ, बच्चे बार बार वही चीज बोलता रहूंगा जो आप सुनना चाहते हो, जबकि इस कैमरे के बारे में जो मैंने पहला बच्चा था उसको मैंने बोला ही, उसको मैंने बस एक बार बोला कि कैमरा ये लगा मैं बस खत्म, और उसको मैं बैटरी के बारे में बोल रहा हूँ, और आपको वही फोन बेचते हुए मैं बैटरी के बारे में 1-2 बार बोल दिया, काम खत्म, मैं कैमरा के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज अ फ्लेक्सिबल टूल, जो सेल्समैन है वो अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द बायर्स नीड्स, जो उसके लोग हैं उसके हिसाब से वो अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, इसमें फीडबैक मिल जाता है, डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है कि कस्टमर से अगर हमें पता चल जाता है कि कस्टमर को हमारी चीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या वो सेटिस्फाइड है हमारी उससे, क्या वो मतलब लेने के लिए मोटिवेट हुआ है कि नहीं हुआ, वो चीज एडवर्टाइजमेंट में कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होगी, इसको समझते हैं। बच्चों एक बात बताओ, मैंने अपना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला, करोड़ों लोगों तक वो पहुंचा, ठीक है, करोड़ों लोगों तक वो पहुंचा, और उसमें से कई हजार लोगों ने मेरे को कॉल किया कि सर हमें आपकी ये चीज को, मतलब हमें ये चीज आपसे खरीदनी, ठीक है, तो करोड़ों तक पहुंचा और कुछ हजारों ने मेरे को कॉल किया, तो ये उसकी वेस्टेज हुई, वेस्टेज बहुत ज्यादा हुई। अब मैंने क्या किया, मैंने कहीं से डाटा निकाला, क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के बच्चों का मेरे को डाटा मिल गया, तो मैंने वो लाखों में था, वो डाटा लाखों में था, तो मैंने अपना सेल्समैन लाखों लोगों के घर में अपने सेल्समैन भेजे, उसमें से भी 1000 लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन मेरे को बताइए वेस्टेज की परसेंटेज किस में ज्यादा थी, करोड़ वाले केस में कि लाख वाले केस में? पहले मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि मैं क्लास 12 के बच्चों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा दो, लेकिन कन्वर्ट उसमें से कितने हुए, मेरे पास फोन कितना है, सिर्फ कुछ हजार है, क्योंकि वही बच्चे रेलेवेंट है जिनको, मतलब जो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं। फिर मैंने कहीं से डाटा निकाला, क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के बच्चों का डाटा निकाला, वो लाखों में था, वो डाटा करोड़ों में नहीं था, डाटा ही लाखों में था, और मैंने उन लाखों लोगों को अप्रोच किया, और उन लाखों में से कई हजार लोग कन्वर्ट हो गए। तो मेरे को बताइए मेरा जो वेस्टेज हुई है वो करोड़ वाले केस में ज्यादा हुई है, लाख वाले केस में ज्यादा? सर करोड़ वाले। करोड़ वाले में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कि किस तक आप पहुंचना चाहते हो, आप सिर्फ उन लोगों तक पहुंच के अपनी वेस्टेज को जो है कम कर सकते हो। एक बात बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैगुआर गाड़ी है या उससे भी महंगी कोई गाड़ी ले लो, 4-5 करोड़ की गाड़ी है, अगर ये 4-5 करोड़ की गाड़ी वाले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करे तो क्या हम लोग खरीद सकते हैं? मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं खरीद सकता, ऐसा, और मेरे जैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया में जो उस गाड़ी को नहीं खरीद सकते, तो उस न्यूज़पेपर में करेंगे क्या, उस न्यूज़पेपर में एक्चुअली वही रद्दी में जाएगा वो न्यूज़पेपर। तो कंपनी ने करोड़ों लोगों तक पहुंचा तो दी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन लेने वाले उसमें से कुछ हजारों लोग ही है, तो आपके वेस्टेज कितनी हुई? लेकिन मान लीजिए जैगुआर कंपनी जो है उसने कहीं से डाटा निकाला उन लोगों का, या रोल्स रॉयस ले लीजिए, जो उसकी गाड़ी खरीद सकता है, जो उस लायक है, जिनके पास उतना पैसा है इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने का और उसको मेंटेन करने का, वो लोग थे, लेट अस अज्यूम पूरे भारत में कुछ लाखों। फिर रोल्स रॉयस वाले ने उन लाखों लोगों को अप्रोच किया और उनमें से कई हजारों ने खरीद ली।
तो उसका जो एफर्ट्स है वो कितने कम, मतलब उसकी जो वेस्टेज है वो कितनी हुई, कुछ लाखों में से कुछ हजारों, और पहले कितनी हो रही थी, कुछ करोड़ों में से कुछ हजारों। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी वेस्टेज जो है एफर्ट्स की वो भी कहीं ना कहीं हमारी कम हो सकती है। तो देखिए इसको आप रीड करके आप रोकते हैं, इसका स्लैंग लिखिए, दिल फिर मिलेंगे, दिल फिर मिलेंगे। तो डी से क्या हो गया, डायरेक्ट फीडबैक, एफ से क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, और एम से क्या हो गया, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। डी से डायरेक्ट फीडबैक, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, और एम से मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। आइए जल्दी से एक बार रीड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, the sales presentation can be adjusted according to the needs of the buyers, ठीक है। feedback, because of direct face to face communication it is possible to take direct feedback from the customers, and minimum wastage, the wastage of efforts can be minimized because the company can decide the customers before contacting them। ओके बच्चों, अब मेरे को एक बात बताइए, मैं आपसे दो डिस्कशन करनी है पहले फिर मैं आपको उन बच्चों, वो बच्चे चले जाए जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए थे वो निकल जाएंगे, उस पर 10 से 15 मिनट लगेगा, हम क्लास में डिस्कस करेंगे टेस्ट, और आपको मार्क्स वगैरह में अगर कोई चेंजेस होगा वो भी करेंगे। मैंने आपके साथ में आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से मार्किंग वगैरह की है, तो आप अपना पेपर अपने साथ निकाल के रखिए। मैंने सबके पेपर का प्रिंट आउट निकाला है और उसको अच्छे से चेक किया है, ठीक है, और मैं बस उसको स्कैन करके आपको भेजता हूं, उससे बेटर हम यही डिस्कस करें। मेरे को दो चीजें डिस्कस करनी है। एक तो पहली चीज है, अब मैं आपका वो वाला टेस्ट लेना चाहता हूँ, चैप्टर 2 का टेस्ट लेना चाहता हूँ, बट एमसीक्यूज पर बेस्ड, मतलब मैं आपको वो गूगल पे ही लूंगा वो टेस्ट। तो मेरे हिसाब से ये डेट बिल्कुल सही है, मैंने डेट रखी है कल मंडे, कल मंडे छोड़ दीजिए, कल मंडे को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो मंडे आएगा 29 जून को, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताइए, ये टेस्ट आपका 40 मिनट्स का ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा, कुछ एमसीक्यूज बेस्ड बनाऊंगा मैं, बताइए। हाँ जी सब बोलिए, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, ओके सर। 29 जून को टाइम मैं आपको कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में संडे तक। आपका टेस्ट का टाइम ये 29 जून को आप फिक्स कर दीजिए, चैप्टर 2 का टेस्ट होएगा आपका, चैप्टर 2 का, ओके ओके सर। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात मुझको बताइए, मैंने आपको बोला था कि मुझे मार्केटिंग चैप्टर में ट्वाइस अ वीक क्लास चाहिए, तो सैटरडे को, संडे तो नेक्स्ट 3:30 बजे है ही क्लास, उसको तो छोड़ दो। सैटरडे को क्या टाइम रखे कि मेरे को अटेंडेंस दिखे, ये ना हो कि 20 बच्चे छुट्टी मार के बैठ जाए। कल 9 बजे क्लास रख लिया, मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा बच्चे तो उठे ही नहीं है कल, तो मुझे टाइम बताइए क्या टाइम रखे जिसमें मैक्सिमम 11 बजे रख लूं सैटरडे को सुबह? हाँ सर। ओके सर। कुछ बच्चों को तब भी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं वो टाइम रखना चाहता हूं जिसमें मिनिमम वो मिनिमम एब्सेंटिज्म, बताइए 11 बजे रख ले। 11 बजे ठीक है। यस सर। 11 बजे ट्यूशन होती है। हाँ मेरे को पता है, खुशी आपकी ट्यूशन होती है। देखो किसी ना किसी की कभी ना कभी तो ट्यूशन होएगी, मतलब 1 बजे रख ले, फिर कितने बजे रखे? 11 बजे कितने बच्चों को दिक्कत है ये बताइए? 12 बजे। सर सैटरडे को 1 बजे इंग्लिश की भी है। सैटरडे को 1 बजे कोई ट्यूशन नहीं है किसी की? 1 बजे मनन सर की है, सैटरडे को 1 बजे। सर इंग्लिश की है। और अगर 12 बजे रखे तो? यस सर। 12 बजे सबको ओके है? सर आप एक नहीं सर। अच्छा चलो, एक दो बच्चों की दिक्कत है ना, मैं उनको से बात कर लूंगा। 11 बजे सब मैक्सिमम बच्चे आ जाएंगे 11 बजे? हाँ सर। यस सर। दिक्कत है 11 बजे, खुशी को है, मुझको पता है, उसके अलावा किसी को है? सर सैटरडे को स्कूल है यार, एक क्लास मेरे को पढ़ानी है, एक दिन मैनेज कर लो यार किसी दिन। क्या अभी स्कूल ऑफ नहीं हुए क्या? सर कल से शुरू हो रहे हैं। कल से फिर शुरू हो रहे हैं? और अगर हम शाम को, अच्छा इंग्लिश की कितने बजे होती है? 1 से कितने बजे तक होती है आपको सैटरडे को? 3 बजे तक। अगर हम 3:30 रख ले सैटरडे को तो भी तो ठीक है सर। ये ना सर सर 3:15 3 से 4:45 की क्लास होती है। नहीं, किसकी क्लास? अगर मैं 1 मान के रख लूं, 3:30 to 4:30 रख लूं तब भी दिक्कत है? हाँ सर सर। 3 to 4 क्लास होती है। 4 बजे मैथ्स की क्लास क्लास होती होती है। अच्छा तो फिर 2 to 3 नहीं 1:30 रख ले। हाँ रख लो सर। सर 1 से 3 सर 1 क्लास to 2 इंग्लिश की है। इंग्लिश तो इंग्लिश की कैसे अटेंड करोगे अगर स्कूल है तो? वो हमारा स्कूल नहीं ना सर, हमारा थोड़ी है सर। अच्छा ठीक। अच्छा चलिए एक मिनट रुकिए, मेरे को बताइए 12 बजे, सॉरी हाँ 11 बजे में कितने बच्चे नहीं आ सकते? एक बार बता दीजिए मेरे को, कितने कौन कौन नहीं आ सकता 11 बजे में? सर सिर्फ एक दिन के लिए? हाँ जी, मतलब सिर्फ इसी सैटरडे के लिए होगा? मतलब बस ये एक और मैक्सिमम 2 सैटरडे होगा जब तक मार्केटिंग चल रहा है बस। ठीक है सर। चलिए फिर 11 बजे रखते हैं, विल सी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे।
अब वो बच्चे, अब आपकी नेक्स्ट क्लास हो गई सैटरडे को 11 बजे, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे 11 बजे आपकी क्लास है, संडे को 3:30 बजे होगी और मंडे को आपका टेस्ट होगा, चैप्टर 2 का। अब वो बच्चे लीव कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे कल एब्सेंट हो उन्होंने वीडियो देख लिया था कल का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, देख लिया था सबने? यस सर। ठीक है, अब वो बच्चे लीव कर सकते हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, और जिन्होंने टेस्ट दिया है वो सब रुकेंगे और अपना वो आंसर शीट्स निकाल के बैठिएगा प्लीज। चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी से बच्चों। मैंने बहुत आपको इस बार मार्क्स बांटे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप लोगों के मार्क्स जितने आए हैं इतने बोर्ड में नहीं, मतलब इतने आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मैंने प्रेजेंटेशन का एक भी नंबर नहीं काटा, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आज आपको प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊंगा, तो जल्दी से यहाँ पे देखिएगा। पहले हम पेपर को डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते थे जिससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन में भी इंप्रूव हो जाता। पहली बात तो बच्चों, जब भी आप 5 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन करेंगे उसको न्यू पेज से स्टार्ट करिएगा, उसको हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करिएगा। उसको जहाँ पे खत्म हुआ वहीं पे, जैसे मान लीजिए आपका शीट है, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर नंबर 5 खत्म हुआ तो उसके नीचे 6 मत शुरू करिए, नेक्स्ट पेज से शुरू करिए, सबसे सिंपल। आइए बच्चों एक बार डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स आपके लूंगा, मैं आपको बताता भी रहूंगा कि आपको मार्क्स अपने कैसे देने हैं। आप सब रजिस्टर निकाल के बैठिए अपने, और मैं आपको बताता रहूंगा, आप अपने मार्क्स देते रहेंगे, फिर आप मेरे को बताइएगा कि सर मेरे हिसाब से तो मार्क्स इतने बनते हैं और आपने इतने दे रखे, वो मैसेज पे बात कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, ऋतु इज, अच्छा पहली बात बच्चों प्लीज पेपर में सीक्वेंस फॉलो करिए, चाहे पीछे से शुरू करिए चाहे आगे से शुरू करिए, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करिए, पहली बात। दूसरी बात, इतनी प्रॉब्लम हुई, आप मानोगे नहीं मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई, आप में से आधे बच्चों ने नाम नहीं लिखा मेरे कहने के बाद भी। आप बिलीव नहीं करोगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद मुझे उसको जो देख के सबकी व्हाट्सएप खोल के देखना पड़ा ये किसकी राइटिंग किस तरह मैच हो रही है। थोड़ा मेरे ऊपर रहम करो बच्चों, एक तो मैं मेहनत करके सब्जेक्टिव टेस्ट ले रहा हूँ, उस पर प्रिंट आउट निकलवा रहा हूँ, उस पर वो चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी रहम कर दो ना कि सर हाँ सर ने बड़ी मेहनत की है। तो मैं एक मिनट आपको दिखा भी देता हूँ कि इतना किया, थोड़ा अगली बार से नाम लिखिएगा। चलिए आइए, सबसे पहला, रितु इज द मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न लार्जर कॉर्पोरेट हाउस, एट व्हाट लेवल इज शी वर्किंग? तो बताइए कौन सा लेवल होना चाहिए? वो एक डिविजनल हेड है, वो एक डिविजनल हेड है, कौन सा लेवल होना चाहिए? सर लोअर लेवल, मिडिल लेवल, बिल्कुल सही, आपके पास 1 मार्क का आंसर था। she is working at the middle level. her basic functions are, कोई भी आप एक दो functions लिख सकते थे, that she has to interpret the plans and policies made by the top management and pass them to the lower level, कोई भी एक function लिख सकते थे। तो मैंने इसमें आपको आधा नंबर मिडिल लेवल का दिया है और आधा नंबर उसका एक फंक्शन लिखने का दिया है, आप मार्क्स दे लीजिए अपना। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ड्रोन का पेपर, हालांकि ड्रोन के आए तो 24 है, ड्रोन है या चला गया? सर हूँ सर। ड्रोन के आए तो 24 और 25 है, 25 वाले बच्चे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब तालियां बजाइए क्योंकि प्रेजेंटेशन वाइज ड्रोन का पेपर वाज द बेस्ट। प्रेजेंटेशन वाइज ड्रोन का पेपर बहुत अच्छा था। एक बार स्वीट अप्लॉज आप दे लीजिए, सब दे दीजिए ड्रोन को प्लीज, क्लैप कर सकते हैं आप सब उसके लिए। चलिए मैं कर देता हूँ। तो ड्रोन का पेपर प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा पेपर था, अभी डिस्कस भी करेंगे, अगर हुआ तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आइए नेक्स्ट पे आइए, वेब ऑफ गवर्नमेंट्स target is to produce 10,000 shirt at a cost of 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of 160 per shirt. Okay, 160 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give reasons for your answer. बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, जितने पूछा गया उतने का आंसर दो। आपसे पूछा है वो इफेक्टिव है, मेरे को बताइए इफेक्टिव है कि नहीं है? यस इफेक्टिव है, उसने काम पूरा कर दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए यस ही इज इफेक्टिव बिकॉज़ ही हैज अचीव्ड द वर्क टारगेट। खत्म। अब बच्चे लिख के जा रहे हैं नो ही इज नॉट एफिशिएंट, ही इज एफिशिएंट आल्सो, ही इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, कुछ नहीं मिलेगा। सीधा आंसर होना चाहिए 1 मार्क का आंसर होना चाहिए, आधा नंबर इफेक्टिव लिखने का, और जिसने इफेक्टिव लिखा है मैंने उसको मार्क्स दे दिए हैं, चाहे उसने रीजन दिया हो या नहीं दिया हो। वैसे आधा नंबर इफेक्टिव का और आधा नंबर रीजन का कि व्हाई इज ही इफेक्टिव। तो आंसर होना चाहिए यस वेब ऑफ द सेल्स the production manager is effective because he has achieved the target on time। बस खत्म, आधा नंबर। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत गलती की है। Gold Land Private Limited is a wheat producing company. Daily 5,000 bags of wheat are produced, weighing 10 kgs each are produced here। आगे चलते हैं। ओके एक ठीक है, produced here in comparison to the previous year, this year there has been less number of bags produced on a per day basis।
The number is around 4,500, which is less than the target of 5,000. The company, however, has been able to reduce the cost involved in the comparison to the last year spending on the production and packaging. The quality of bags has also been up to the mark. Identify the concept ignored here. मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो मेरे को इंग्लिश कम समझ में आती है या शायद आप लोगों को कम समझ में आती है या बहुत ज्यादा समझ में आती है। पूछा है व्हाट इज इग्नोर्ड हियर, तो एक बात बताइए, इफेक्टिवनेस इज इग्नोर्ड हियर, एफिशिएंसी इग्नोर्ड हियर, या बच्चे तो पता नहीं कहीं और ही पहुंच गए फीचर्स पे, गोल ओरिएंटेड इज इग्नोर्ड हियर। भाई साहब इसमें सिर्फ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात हो रही है, और इसमें से इग्नोर क्या हुआ है, मुझको को बताइए, इग्नोर क्या हुआ, इफेक्टिवनेस की एफिशिएंसी? बच्चे लिख रहे हैं, अब काफी बच्चों ने लिखा है, मैं मेरे पास पेपर है मैं दिखा सकता हूँ, बच्चे लिख रहे हैं द कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन एफिशिएंसी। क्या मैंने आपसे पूछा है वेयर आर दे फोकसिंग मोर? मैंने आपसे पूछा है व्हाट दे आर इग्नोरिंग, तो आंसर होना चाहिए था इग्नोरिंग का, दैट द कांसेप्ट इग्नोर्ड हियर इज इफेक्टिवनेस as the company is not able to achieve the target production। क्या इतना मुश्किल था क्वेश्चन का फ्रेमिंग? जिन बच्चों ने गोल ओरिएंटेड लिख दिया है या गोल प्रोसेस पता नहीं क्या लिख दिया है, फीचर्स पर पहुंच गए तो बिल्कुल ही गलत कर दो, वो तो जीरो कर दो बिल्कुल ही, और उनको तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया। और जो बच्चे लिख रहे हैं कि कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन एफिशिएंसी रादर देन इफेक्टिवनेस, वो भी गलत कर दो, मैंने आपसे पूछा ही नहीं है कि किस पे फोकस करें, मैंने आपसे पूछा है क्या इग्नोर हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए था द कांसेप्ट इग्नोर्ड हियर इज इफेक्टिवनेस। आपको पता नहीं क्यों आप ऐसा लिख रहे हो फोकसिंग मोर, गलत है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चंस पे बच्चों जितना टू द पॉइंट होगे उतना अच्छा है। हाँ मैं एक और बात बोलता हूँ कि आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो, बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो, उससे ज्यादा मत लिखो। तो आपको यहाँ लिखना था दैट क्वेश्चन की फ्रेमिंग को पकड़ो। Identify the concept of management being ignored here. The concept of management ignored here is effectiveness, as the company is not able to achieve its target production of 5,000 bags. खत्म। आई बात समझ में? तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आप इस तरीके से देख लीजिए। अब आइए 4th क्वेश्चन। आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits has been started declining from the last 6 months. Profit has an implication, इस लाइन को अंडरलाइन करिए बच्चों। Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. तो उसने देखा कि क्यों हुआ। Identify the level of management at which आशुतोष गोयनका is working. मेरे को एक बात बताइए, सर्वाइवल एंड वेलफेयर के लिए कौन सा मैनेजमेंट रिस्पांसिबल होती है, टॉप, मिडिल या लो? टॉप लेवल। इसका आंसर टॉप लेवल है। किसी बच्चे ने मिडिल और किसी बच्चे ने तो लोअर लिख दिया, मेरे को नहीं पता लोअर तो कहां से लिख दिया है, सिर्फ आधा नंबर सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने टॉप लेवल लिखा है। और इसके बाद उसने बोले कुछ उसके 3 फंक्शन बता दीजिए, तो आप कोई भी 3 फंक्शन बता सकते थे, आपको याद ही होगा। A fat cow was chewing, मैंने आपको वो स्लैंग दिया था ना, was assembling of required resources etc. वो कोई भी 3 बता सकते हैं, तीनों के आधे नंबर आपको मिल जाएंगे, आधे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जैसे 4 क्वेश्चन थे आप एक पेज पे कर सकते थे, 1 या 2 पेज पे। इसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हर पेज के हिसाब से आप चेंज करते तो अच्छा लगता रहता। नहीं 5th भी आप कर सकते थे क्योंकि 2 नंबर के, 6 से लेके आप हर पेज का क्वेश्चन अलग पेज पे करते। मेगा लिमिटेड, ये भी बहुत बच्चों को गलत हुआ है। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। द रेवेन्यू, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स कॉस्ट। इस लाइन को अंडरलाइन किया। मैं बताऊंगा बच्चों ने क्या गलती की है इसमें। टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज्ड द रीजंस बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low rate, to start manufacturing solar water heaters, which and reduce the production in electricity of electric water heaters. This will not only help in covering the risk but also help in covering meeting other objectives. Identify and explain the objectives of management discussed here. तो इसमें मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम से मेरा मतलब है 80% बच्चों ने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव लिखा है। पहले तो मेरे को बताइए कि इसे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि 2 ऑब्जेक्टिव है, पहले तो मेरे को ये बताइए कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है या 2 ऑब्जेक्टिव है? सर यहाँ एक है, एक कौन सा है? 2 लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल और एक सोशल। हर बच्चे ने सिर्फ मैक्सिमम बच्चों ने ऑर्गेनाइजेशनल लिख दिया है, सोशल नहीं लिखा, तो पहली गलती थी हो, पहली तो गलती हो। अब दूसरी गलती, ऑर्गेनाइजेशनल में आपको बच्चों या तो आप तीनों एक्सप्लेन कर दो, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, तीनों भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन करना ही क्यों है तीनों जब 2 नंबर का क्वेश्चन है? तो मेरे को बताइए तीनों में से किसके बारे में बात हो रही थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट या ग्रोथ? सर्वाइवल।
सर सर्वाइवल। लाइन क्या थी? they were only enough to cover the cost। वो मैंने अंडरलाइन करवाई है आपको। तो आपका आंसर होना चाहिए था सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल लिख दे तब भी उतने ही मार्क्स मिलते जितने आपको तीनों लिखने में मिलते। लेकिन कुछ महाशय बच्चे थे जिन्होंने क्या लिख दिया है? ग्रोथ लिख दिया है, और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ग्रोथ लिख दिया है या सिर्फ प्रॉफिट लिख दिया है। भाई साहब, सिर्फ प्रॉफिट और सिर्फ ग्रोथ लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। या तो तीनों लिख के आओ या फिर सिर्फ सर्वाइवल लिख देते तब भी मार्क्स मिल जाते, लेकिन प्रॉफिट और ग्रोथ लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव्स आर पहला ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में लिखते, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के बाद सर्वाइवल के बारे में एक लाइन लिखते, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव होता आपका सोशल का। एक बच्चों और बात मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में मांगा तो नहीं था, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते ना तो सोने पे सुहागा होता था। ऐसा मांगा नहीं था, बट अगर आप ऐसा कर देते, बच्चों आप एक टेबल बना देते, आप एक टेबल बना के आते और उस टेबल पे लिखते 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम बनाते। ये बच्चों बना लीजिए अपने आंसर्स में कहीं पे। पहला कॉलम होता ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड, दूसरा कॉलम होता लाइन कोटेड, और तीसरा कॉलम होता है एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैं लिखता ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल सर्वाइवल, और उसकी मैं लाइन लिखता द रेवेन्यूज आर इनफ टू कवर द कॉस्ट, और उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता। फिर सेकंड में ऑब्जेक्टिव लिखता सोशल, और वो लाइन लिखता दैट इट विल नॉट ओनली हेल्प इन रिड्यूसिंग वो जो लाइन है ना, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, बट विल आल्सो हेल्प इन ये लिखी है सोलर वाटर हीटर्स वाली लाइन जो है वो मैं लिखता, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता। अब देखिए, लाइंस कोटेड मांगी नहीं थी, लेकिन अगर आप लिख देते तो यही वो एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलवाते और बच्चों को नहीं दिलवाते। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था तो आप इसमें इग्नोर कर सकते थे, बट एक प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, जब भी आपको कुछ आइडेंटिफाई करने को आए ना, तो चाहे क्वेश्चन मांगे या ना मांगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के लाइंस को कोट करके लिख के आइए। और लाइंस लिख के आइए कि किस लाइन से आपको ये आंसर मिला। ये चीज आप जो लिख रहे हो, ये जो बोल रहे हो, किस लाइन से बोल रहे हो, ये प्लीज आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। इसको हर क्वेश्चन में लिखिए जहां पे भी आपको आइडेंटिफाई। ये चीज बच्चों ने किसी ने भी नहीं की थी, और इसके नंबर भी नहीं कटे, बट अगर आप करते तो मुझे भी अच्छा लगता, पेपर में तो आपको बूस्ट मिलता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आंसर प्रेजेंटेशन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने मांगा था आपसे लाइंस कोट करने को। सर हाँ जी बेटा। तो मेरी ना क्लास अकाउंट्स की एक्स्ट्रा। अच्छा चलिए कोई नहीं, आप निकल जाओ, कोई नहीं, 5 मिनट्स के बचा। ठीक है, आप मेरे से कुछ बाद में डाउट्स हो तो पूछ सकते। ठीक है, आप ऐसा करना, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए ना, आप मेरे को बता देना आपके अकाउंट कितने नंबर आया और क्या डाउट होगा। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस वाला, उसमें भी हम ऐसी टेबल बना के आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इंपॉर्टेंस। अगर टेबल नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइंस कोटेड एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं भी टेबल नहीं बनाना चाहते, मत बनाइए टेबल, आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, बट लाइंस कोट करनी है जो बच्चों ने नहीं की। तो बताइए मेरे को 3 इंपॉर्टेंस कौन सी थी, आइए जल्दी से देखते हैं। उसके बाद तो 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है। XYZ Limited is a management oriented company. Time and again all the employees learn from their senior various ways of dealing with diverse situations. They are provided training whenever required. They are also given incentive for this. The result is employees see their development in the organization. तो ये लाइन कोट करके आप क्या लिख सकते थे? It helps in achievement of पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही, पहला हो गया। The organization tries to behave as a responsible constituent of the society and always create good quality products. So ये क्या हो जाएगा? Development of society. ठीक है? Yes, sir. और next, it was ये good image, ठीक है? ये भी सही है। ये वाली लाइन देखिए। The training modules are superb and the employees always try to find unique ways in the rapidly changing technological environment. तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा Dynamic environment. ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऐसे टेबल बना के लिखा है उसके भी मार्क्स से मिले हैं पूरे। जिन बच्चों ने टेबल में लिखा, प्रेजेंटेशन में लिखा, उसको भी मार्क्स मिले हैं। लेकिन लाइन कोट ना करने के मैंने नंबर काटे हैं। तो अगर लाइन कोट नहीं की तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और अगर लाइन कोट की तो आधा नंबर सबका कटेगा। ओके, अब बच्चों वैसे तो 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी इतनी गलती है, पहले 2 इजी वाले कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सबकी ठीक थी। एक बच्चे ने इतना ब्लंडर किया, लिख तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही रहे, लेकिन आंसर में स्टार्टिंग में लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने शायद उसके नंबर काटे हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने नंबर काटे कि नहीं काटे, लेकिन ये अगली बार से नंबर काटूंगा मैं। अगर आप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, चाहे अपने फीचर्स लिखे हो, बिल्कुल सही लिखे हैं, आपको अंडा मिलेगा, वही इसके आगे भी पड़ेगा ही नहीं आपका आंसर। ये ब्लंडर्स मत करिएगा प्लीज।
तो इन दोनों पे नहीं जा रहे, लेकिन हाँ एक चीज देख बतानी है, सिर्फ 10% बच्चों ने फ्लो चार्ट बनाया है, सिर्फ 10%, शायद 10 भी नहीं, सिर्फ 5% बच्चों ने फ्लो चार्ट बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने फ्लो चार्ट क्यों नहीं बनाया? कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चन में और दोनों का इफेक्ट मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का, आपको फ्लो चार्ट बनाना था, आपको मैनेजमेंट की एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी थी, आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखनी थी, किसी ने नहीं दी इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, फिर उसको फीचर्स का एक वो बनाना था आपको, सॉरी फ्लो चार्ट, और फिर शुरू करने थे सीधा। बच्चे आपको 5th 6th के बच्चे हो, सीधा क्वेश्चन आया व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, आप शुरू हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर दिस। यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, आपको प्रेजेंटेशन करनी है, मैनेजमेंट इज दिस, फ्लो चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद शुरू करना है। तो इसके नंबर कटे नहीं है, बट आगे से कटेंगे। अब आइए जो ब्लंडर क्वेश्चन किया आप लोगों ने, प्रोफेशन। एक बात बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रेजेंटेशन, किसी ने वो प्रेजेंटेशन तो फॉलो नहीं की, चलो कोई नहीं, वो भी छोड़ो, लेकिन मैंने आपको बताया है, आपको जब प्रोफेशन का क्वेश्चन करना है आर्ट एंड साइंस का, आपको प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, आपको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है। 50% बच्चों ने, मतलब एक ड्रोन को छोड़ दीजिए, एक दो बच्चों को छोड़ दीजिए, 50% बच्चों, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने या तो सिर्फ प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया या सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। तो मतलब क्या, दोनों से तो बताओ, दोनों से बताना है आपको। अगर आपने सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है या सिर्फ प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, मैंने आपको 3 नंबर दिया, मैंने 5 नंबर नहीं दिए, पहले बता दो। आप अपने मार्क्स देख लीजिए, उसके अब बताइए आपको कोई डाउट है? मतलब मार्क्स में अगर किसी को डाउट आ रहा है टोटल करके जो मैंने मार्क्स भेजे हैं उससे कोई आपको अलग आ रहा है तो आप मेरे को एक बार बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, सर मेरे को मेरे हिसाब से इतने बन रहे हैं और मैंने आपने इतने दिए, तो मैं आपको भी पेपर की आपकी कॉपी को स्कैन करके आपको भेज दूंगा कि आपके मार्क्स इसलिए मैंने यहाँ पे काटे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किस किस के बच्चों के मार्क्स नहीं मिले थे वो मेरे से पूछ लीजिए, एक बार बता दीजिए मेरे को, एक सेकेंड। अच्छा, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी मेरे से, वरना आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा और बताइए किस किस को मार्क्स नहीं मिले थे। एक मिनट रुक जाइए बस। बेटा अनन्या का पेपर बहुत अच्छा था, अनन्या के 24 आए हैं, ठीक है, तो मैंने आपको वैसे मार्क्स भेज भी दिए थे। दिव्यांशी के 25 आए हैं, दिव्यांश के है 17, ड्रोन के 25 नहीं, ड्रोन के 24 है और गौरांग के भी 25 है और कृष्ण के भी 24 है जो मैंने आपको बताए थे। और किसको पूछने थे मार्क्स? मेरे को। मोहक के 25 है, नंदिनी के 24 है, रिया के 24 है, रिया बंसल, वृंदा के 23 है, माधव के 23 है। किसी के मार्क्स नहीं पहुंचे तो मेरे से पूछ लीजिए। सर मेरे कार्तिक। कौन सा? कार्तिक। कार्तिक हाँ, कार्तिक के मार्क्स है बेटा, एक सेकंड, हाँ कार्तिक के मार्क्स है 13 है बेटा, 13। आप देखना पेपर में, आपका शायद कंप्लीट ही नहीं था पेपर। ओके बच्चों, किसी के कोई डाउट, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है? नो सर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक बार देख लीजिएगा जो मार्क्स मैंने भेजे। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, एक मिनट माधव, मैं देखता हूँ। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको आपकी कॉपी में भेज के आपसे मतलब आपसे डिस्कस कर लूंगा कि मैंने आपका नंबर कहाँ का। आई होप कि आप, माधव अभी आपका डाउट ले रहा हूँ, आई होप कि आप इन टिप्स के साथ आगे काम करेंगे और भी मैं आपको टाइम टू टाइम टिप्स देता रहूंगा। और ओके बच्चे, समझ में आ गया सब कुछ? आज की क्लास समझ में आ गई? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, आप जा सकते हैं माधव, आप रुक जाइएगा और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आपका 29 जून को है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर। ओके सर, जो 6th क्वेश्चन है जिसमें लाइंस कोड करनी थी उसमें हाँ जी। जरूरी है? लाइंस कोड करनी, जिसमें लाइंस कोड करनी थी 6th हाँ जी। क्वेश्चन में, उसमें एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। एक और बात बोलूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक लाइन लिख के आओ, सिर्फ ज्यादा मत लिखो, एक लाइन लिख दो। बेटा जरूरी का मतलब ये होता है, वैसे तो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये सारा गेम प्रेजेंटेशन का है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका एक इम्पैक्ट पड़ेगा पेपर, जो एग्जामिनर है कि इस बच्चे ने एक्स्ट्रा लिखा है। हो सकता है यहाँ मार्क्स ना मिले, लेकिन कहीं पे हो सकता है मार्क्स कट रहे हो, वहां नहीं कटेगी क्योंकि आपने एक अच्छी इमेज बना ली है। एवरीथिंग इज इमेज, अभी पर्सन सेलिंग पढ़ेगी। तो मैं आपसे बोलूंगा, अगर टाइम की कमी है, हालांकि टाइम की कमी नहीं होगी, बट अगर आपको टाइम की कमी लग रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत लिखो, एक एक दो लाइन में लिखोगे तब भी चलेगा। ओके सर, ओके। ठीक, और कोई डाउट? सर ये जो 29 को टेस्ट है ये एमसीक्यू है? कौन सा? 29 वाला जो टेस्ट, 29 को जो टेस्ट है वो एमसीक्यू है? हाँ।
हाँ वो एमसीक्यूज बेस्ड होएगा, वो मैं आपको वो गूगल के थ्रू लूंगा, लेकिन उसमें केस स्टडीज होगी सिंपल सिंपल सिंपल, या मतलब सब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो वन मार्कर 1 लाइन लिखनी होगी जैसे, मतलब वो पेन एंड पेपर नहीं होगा, वो ऑनलाइन होगा। ओके सर। और कोई डाउट? Sir, I didn't receive my marks. क्या नाम है बच्चे? Shreya. श्रेया, हाँ श्रेया मैं बता, आपके है श्रेया 20.5 आप एक बार अपने मार्क्स निकाल लो, देख लो कितने आ रहे हैं आपके हिसाब से। Okay, sir. ठीक है, हाँ और कोई डाउट? No, sir. ठीक है, आपको अगर लगे कम है तो आप मुझसे पूछ लेना पर्सनल मैसेज करके, मैं आपको बता दूंगा। Okay, sir. ओके बाय। सर हाँ जी बेटा। सर मैं पूछ रहा था, जैसे टेबल नहीं बनाया तो उसके आपने मार्क्स काटे? नहीं काटे मैंने टेबल के मार्क्स, आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा तब भी ठीक है, जस्ट एक प्रेजेंटेशन टिप थी। ओके सर, और एक बार सर मेरे मार्क्स बता दो। क्या नाम है बच्चे? सर माधव। माधव, मैंने आपको बताया ना आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, आपका पेपर बहुत अच्छा था माधव, ऐसे ही मेहनत करो, आपके मार्क्स है माधव नहीं आपके, हाँ 19 है आपके, 19 है, अच्छा पेपर था, थोड़ा सा और देखो, आप अपने मार्क्स निकाल के देखो आपके हिसाब से कितने आ रहे, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछना। ठीक है सर। ठीक है, हाँ राघव के 23 थे, आपके 19 है, बट आपका पेपर भी ठीक था। ओके थैंक और यू। कोई? सर मेरा 1 मार्क का काटा। क्या बेटा? सर मेरा 1 मार्क का काटा। ड्रोन, हाँ तेरा एक क्वेश्चन गलत है यार, तेरा एक 1 मार्क का गलत है। तो कौन सा? मैं तू मेरे को मैसेज कर दे, मैं बता दूंगा, और भी बच्चे हैं, तेरा एक 1 मार्क का क्वेश्चन गलत है, शायद तूने मिडिल लेवल लिख दी, कोई गलत लिख दिया था लेवल, मैं बता दूंगा तेरे को, तो एक बार मैसेज कर दे मेरे को। ओके सर, थैंक यू सर। तेरा 1 नंबर सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन गलत था तेरा। ठीक है सर। एक बार मैसेज कर दियो, मैं भूल ना जाऊं, मैं तेरे को अभी पेपर की कॉपी भेजता हूं। ठीक है। और कोई? आयुषी मानिया कुछ पूछना है? सर क्वेश्चन नंबर 7 की प्रेजेंटेशन कैसी होगी? क्वेश्चन नंबर 7 की प्रेजेंटेशन, हाँ बेटा इसकी प्रेजेंटेशन आपको सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको 5 फीचर्स लिखने हैं प्रोफेशन के, तो उसके बाद आपको लिखना है नाउ लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट फुलफिल दिस 5 फीचर। उसके बाद आप पहला फीचर लिखोगे, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके 2 पैराग्राफ बनाओगे, 2 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आप बनाओगे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ बनाओगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे पांचों लिख के फाइनली कंक्लूड करोगे दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। एक प्रेजेंटेशन तो ये हो सकती है। दूसरी प्रेजेंटेशन ये हो सकती है कि आपने प्रोफेशन की डेफिनेशन लिखी, फीचर्स लिखे, पहले पांचों को प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करिए, फिर आपने एक लाइन लिखी नाउ लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट फुलफिल दीस फीचर्स और नॉट, फिर आपने पांचों को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया, और लास्टली कंक्लूड। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? दिव्यांश? नो सर। ठीक है बेटा, ओके ठीक है फिर, ओके बेटा बाय। मान्या आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।